कि बृहदारथ मौर्य की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वहीं पर शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। सारी पावर राजा अपने हाथ में रखता था। अब अगर राजा कमजोर पड़ रहा है तो बाकी लोग जो होंगे वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर मौर्यास को सुबह शाम सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब बोलते रहते थे। तो बेसिकली सातवाहन्स वे द फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास, यानी कि यहाँ पर जो इंडो ग्रीक्स है ना, जहाँ ये रूल कर रहे थे, तो वहाँ पर सेल्यूसिड एम्पायर चल रहा था, है ना। ये सेल्यूकस निकेटर जो जहाँ याद करिए चंद्रगुप्त मौर्य वाला, है ना। तो वहाँ पर सेल्यूसिड एम्पायर बन चुका था। जो सैल्वेशन का सबसे अल्टीमेट जो रास्ता है या फिर जो एंड है वो ये कि मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है। तो क्या होता है, इंसान जो है लिबरेट हो गया, है ना। मैंने 2 बार रिपीट किया बट टोटली मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भाई ये कौन थे? ये दामाद थे इनके, तो कैसे एलिमिनेट कर देते, है ना। बेटी बिहाई थी। तो हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस अमेजिंग चैनल पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और दोस्तों आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न अंपायर के बारे में इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार समझते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। क्या है इस पर्टिकुलर पोस्ट मॉडर्न अंपायर के अंदर, क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे तो ये जो सीरीज है इसका ऐप आपको उसका बैच मिल जाएगा। वहां पर आप अंदर जाइए उस बैच के अंदर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं और आप जो है सीधे वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे बैच पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यस दिस इज मी, है ना। ये मैं हूं और मुझे एक स्टूडेंट ने ये बना के मुझे भेजा था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसको ही लगा लेते हैं। तो ये मैं हूं, आप इस टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर इसको क्यूआर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, समझते हैं कि पोस्ट मौर्य का पीरियड यहाँ पर क्या है। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अब रिकॉल करेंगे और वही अपनी टाइमलाइन को यहाँ पर एक बार फिर से बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई देखिए जरा, है ना। अब ये थोड़ा सा जो हमारा टाइमलाइन है वो और ज्यादा अब क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एक लंबे दौर को कवर कर चुके हैं, क्योंकि पोस्ट मौर्य आज कर रहे हैं, इसके बाद गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का पीरियड जो है वो बचता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे थे किसकी सर, स्टोन एज की बात कर रहे थे, ठीक बात है सर। इसके बाद हमने सर बात करी थी कॉपर की, है ना। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर हमें वहां तक पहुंचना है पोस्ट मौर्य को लेकर। तो कॉपर के बाद क्या हुआ था साहब, कॉपर के बाद सर ब्रॉन्ज आ गया था, ठीक है सर। ब्रॉन्ज आ गया था। ब्रॉन्ज में हमने जो है जो बात है वो करी थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात यहां पर करी थी, ठीक बात है सर। इसके बाद जो हम देखते हैं वो है क्या, दैट इज द पीरियड ऑफ आयरन एज, है ना। इसको बोलते हैं आयरन एज, ठीक है। तो आयरन की जानकारी भी हमको हो गई और मैंने यहां बताया था कि भाई टाइम पीरियड जो है वो क्या है, 1500 बीसी से लेकर जो टाइम पीरियड था वो 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है, 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है आयरन एज का, राइट। यानी कि इसी में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसी में हम लोग ने पढ़ा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द वैदिक एज, है ना। हमने यहाँ पर वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, ठीक बात है सर। इसके बाद व्हाट वी हैव स्टडीड, यहाँ इसके बाद आता है एज ऑफ बुद्धा, ठीक है। बुद्धा पीरियड आता है, राइट, बुद्धा पीरियड आता है, ठीक बात है, बुद्धा पीरियड। और सर इसी के पैरेलल हमने महाजनपद का पीरियड पढ़ा था, महाजनपदास का पीरियड यहां पर पढ़ा है, राइट। हाँ सर ये भी सही है, ठीक बात है। और हमने कहा था सर महाजनपद के पीरियड में ही यहां इसमें 16 महाजनपद होते हैं और 16 महाजनपद में, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एमजेपी, 16 महाजनपद होते हैं और 16 महाजनपद में एक महाजनपद निकल के आता है जिसका नाम था मगध। और फिर मगध से हम देखते हैं कि पावर में राइज करता है और यहाँ पर 3 डायनेस्टी हैं जो पनपती हैं, जो मगध को मगध बनाती हैं, मगध को पावरफुल बनाती हैं। तो हमने देखा था एक तो हरियंका डायनेस्टी एचडी हो गया, है ना। फिर शिशुनाग डायनेस्टी एसडी हो गया और फिर नंद डायनेस्टी एनडी हो गया, है ना। यहां तक हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने कहा था कि यही वो पॉइंट है जहां पर हम देखते हैं क्या होता है, यहां पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है ना। ये वो पॉइंट है सर जहां पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया था, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, इन्वेजन हो गया या अलेक्जेंडर भारत पहुंच गया था, ये बात यहां ध्यान रखिएगा ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये जो पीरियड खत्म होता है, ये खत्म होता है रफली 321 बीसी में, है ना। क्योंकि हमने देखा कि नंदास का रूल जो है, यानी कि धनानंद का रूल जो है 321 बीसी में खत्म हो गया। इसके बाद जो पीरियड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था मौर्यास का, राइट। तो आपको याद आ रहा होगा मौर्यास में हमने क्या क्या कवर किया था, यस सर। तो हमने यहां पर आप देखोगे तो मौर्यास में वी बेसिकली कवर्ड क्या, हमने यहाँ पर कुछ 3 रूलर्स के बारे में यहाँ पर कहानी जो है वो पढ़ी थी। और पहला रूलर यहाँ कौन थे भाई, जस्ट अ मिनट
तो हमने पहले कहानी पढ़ी थी यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, CM हो गया। फिर हमने कहानी पढ़ी थी यहां पर बिंदुसार की या बिंदुसारा की, बिंदुसारा, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अशोका। फिर हमने अशोका की बात यहां पर करी थी। इसके अलावा हमने मौर्यन अंपायर के सिग्निफिकेंस की बात करी थी। यहां पर मैंने और भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मौर्यास को लेकर थी वो मैंने यहां पर आपको डिस्कस करी, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि मौर्य अंपायर के लास्ट में आते आते मौर्य अंपायर, जब अशोका के बाद हम देखते हैं कि मौर्यन अंपायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब एक पार्ट होता है ईस्टर्न पार्ट वो दशरथ के हाथ में आता है, और जो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल के हाथ में आता है, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर रेगुलरली हम देखते हैं क्या हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मौर्यास के हाथ से वो वेस्टर्न पार्ट निकल जाता है। और ईस्टर्न पार्ट भी आप देखोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दशरथ और उनके बाद जो सक्सेसर आते हैं बड़े वीक होते हैं, और मौर्य अंपायर थोड़े से छोटे से एरिया में सिकुड़ के रह जाता है। जो लास्ट मौर्यन अंपायर थे बृहदत्त मौर्य, उनके कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, जो बृहदत्त मौर्य को मारते हैं। पब्लिक कुछ भी नहीं कहती है, बिकॉज पब्लिक जो है वो कहीं से भी बृहदत्त मौर्य को पसंद नहीं करती है, इसलिए वहां पर उसका खात्मा हो गया बृहदत्त मौर्य का, और शुंगा डायनेस्टी जो है ये गैंजेटिक वैली के अराउंड रूल करना स्टार्ट करती है। यहां तक बात समझ में आ गया। यही जो हम पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, ये मौर्य का पीरियड खत्म कब हो रहा है? मौर्य का पीरियड जो खत्म हो रहा है रफली हम देख रहे हैं कि इट इज एंडिंग अराउंड 182 BC के अराउंड ये एंड हो जाता है, ठीक है। ये मौर्य का पीरियड यहां से एंड हो गया। अब जो पीरियड शुरू हो रहा है ये हमारा क्या है? ये हमारा है पोस्ट मौर्य पीरियड, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट मौर्य पीरियड। अब पोस्ट मौर्य पीरियड को जब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसको मैं आपको देखो, वैसे तो इसमें दो ही पार्ट हुए। एक तो क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स। भाई जब मौर्यन अंपायर डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद हुआ क्या, यही वो पीरियड बताता है आसान सी भाषा में कि मौर्य का पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड क्या है। भाई जब मौर्य डिक्लाइन किए तो पोस्ट मौर्य यानी कि मौर्य के बाद क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, वो हमें जो कहानी है वो आज के लेक्चर में यहां पर पढ़नी है। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में दोस्तों हम लोग देखेंगे, वी विल स्टार्ट स्टडीइंग दिस चैप्टर इनटू बेसिकली टू पार्ट्स, है ना। दो पार्ट्स में इसको हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे, दो पार्ट्स में हम लोग उसे कवर कर रहे हैं। तो मौर्यन अंपायर डिक्लाइन किया, इसका मतलब जब डिक्लाइन किया तो कुछ तो नेटिव रूलर्स थे। जैसे मैंने बताया कि बृहदत्त मौर्य की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वहीं पर शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, तो वो हमारा नेटिव रूलर मतलब इंडिया के रूलर्स थे वो। तो एक कैटेगरी तो मैं आपको बनाऊंगा यहां पर क्या, नेटिव रूलर्स की, नेटिव रूलर्स की एक कैटेगरी होगी, नेटिव रूलर्स की, नेटिव रूलर्स की एक कैटेगरी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहां पर पहला फर्स्ट इज आप देखोगे तो शुंगा, देन आप देखोगे नेक्स्ट इज कानवाज, उसी जगह पे जहां शुंगास थे उसके बाद वहीं पर कौन आए, कानवाज आए। और डेक्कन में जगह लेते हैं यहां पर कौन, सातवाहनाज। डेक्कन में जो जगह ले रहे हैं दे आर सातवाहनास, ठीक है। तो ये हमारे यहां पर क्या हो गए, ये तीन नेटिव रूलर्स हो गए जो मौर्यन अंपायर के डिक्लाइन होने के बाद इनका उदय होगा, ठीक है। कहां होगा, कैसे होगा, ये भी हम आगे देखेंगे, खाली टाइमलाइन को देख रहे हैं। फिर आते हैं यहां पर कुछ फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, है ना। यहां पर कुछ फॉरेन रूलर्स भारत में यहां पहुंचते हैं, और फॉरेन रूलर्स यहां पर कौन कौन हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एक तो हो गए इंडो ग्रीक्स, एक होगा यहां पर दोस्तों इंडो ग्रीक्स, सेकेंड होगा यहां पर सिंथियंस, ठीक है, सिंथियंस। फिर होगा यहां पर थर्ड पार्थियंस, और फिर चौथे हो गए यहां पर, चौथे हो गए कुषाण, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग जो आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो पोस्ट मौर्य की पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि जब ये पीरियड चल रहा है यहां पर 182 BC के बाद जो ये पोस्ट मौर्य पीरियड शुरू हुआ, तो इसी वक्त के दौरान भारत में साउथ में क्या चल रहा था जिसको हम अभी तक ओवरलुक करते आए हैं। मौर्यास में मैंने देखा था उस वक्त कि मौर्यास में सर वो लोग बड़े नीचे तक पहुंच गए थे, लेकिन जो उनके नेबरिंग स्टेट्स थे, है ना, वो कौन कौन से थे, चेरा, चोलास और पांड्यास, राइट, मैंने बताया था। तो हम लोग जो है इसी के साथ पैरेलली, मतलब एक अगले लेक्चर में हम लोग जो है संगम एज के अंदर पढ़ते हैं, तो हम लोग यहां पढ़ेंगे कि डीप साउथ में क्या हो रहा था, है ना। हम लोग डीप साउथ में क्या हो रहा था वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो पीरियड इसी से कॉन्साइड होता है ना, इसी टाइम पीरियड में कॉन्साइड होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो ये वो पीरियड है जब हम लोग यहाँ पर संगम एज को पढ़ेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पर संगम एज को पढ़ेंगे, डीप साउथ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट जो रूलर्स होंगे, तीन इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है, किंगडम्स होंगे, उसकी बात होगी। वन इज द चेराज, एक होंगे आपके चोलाज,
एक होंगे आपके पांड्यास। तो बेसिकली बिफोर मूविंग ऑन टू गुप्ताज हम लोग यहां पर ये भी देख लेंगे कि साउथ में यहां पर क्या चल रहा था। ठीक है, तो आज की कहानी हमारी इस पे नहीं होगी, इस पे होगी, पोस्ट मौर्य पे होगी, यानी कि हमको इन दोनों को कवर करना है। तो काफी बड़ा यहां पर ये चैप्टर है एक तरीके से। तो मेरी कोशिश ये रही है, देखिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और कुछ चीजें यहां पर इस बार देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो आप लोग ट्राई करिएगा उसको फॉलो करने का ना, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। तो जहां जहां मैं फिंगर पॉइंट आउट करूंगा उस चीज को आप लोग जो है फॉलो करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है इजीली समझ में आ जाए। और फिर आपके पास नोट सही तो आप इसके नोट बाद में क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ताकि लेक्चर भी छोटा हो जाएगा और हमें कवर ही बहुत कुछ करना है ना, ऐसा ना हो बहुत लंबा हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं, आइए। तो कहानी जो है हमारी जो शुरू हो रही है दोस्तों, आइए उसको समझते हैं कि क्या कहानी है। देखिए पहले तो हर चीज समझ लीजिए मैप में क्या चल रहा है ना, पहले तो समझ लीजिए मैप में क्या चल रहा है। देखिए ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो गया मैप। देखिए चलिए देखिए तो समझिए। अब मैंने क्या बताया था कि ये एक बड़ा सा एरिया था, है ना, एक बड़ा सा एरिया था जो मौर्यास जो है अच्छा खासा यहां पर जो है वो होल्ड कर रहे थे, है ना। और ये इतना बड़ा एरिया हम कह सकते हैं अशोका के टाइम तक यहां पर था। ठीक है, अशोका के टाइम में था। लेकिन इसके बाद क्या मैंने बताया कि ये जो मौर्यन एम्पायर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो आपका पार्ट था, मैंने कहा था कि दिस वाला पार्ट ये चला जाता है कुणाल के हाथ में। इसके हाथ में कुणाल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं ताकि कभी मिटाना पड़े तो मिटा सकूं, कुणाल। ठीक है, राइट। ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये आपका वेस्टर्न पार्ट है और ये वाला पार्ट है दैट इज ईस्टर्न पार्ट। तो इधर वाला पार्ट, इस लाइन की इधर वाला पार्ट इज ईस्टर्न, इधर इसकी लाइन की साइड वाला पार्ट इज वेस्टर्न। तो यहां जो वाला एरिया है ये दशरथ के हाथ में चला जाता है। राइट, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया भी था। राइट, इसके बाद मैंने कहा था कि इनके सक्सेसर्स बड़े वीक होते हैं, है ना, दे हैव वेरी बिग लाइन ऑफ वीक सक्सेसर्स। तो जब सक्सेसर्स वीक होंगे तो जाहिर सी बात है क्या हुआ कि जो भी यहां पर सक्सेसर आए तो ये मॉडर्न अंपायर इसको संभाल नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है जो एरियाज थे वो हाथ से निकलना शुरू हो गए। लोग मौका ढूंढेंगे कि जैसे ही सेंट्रल अंपायर वीक हुआ है, क्योंकि मॉडर्न अंपायर सेंट्रलाइज अंपायर था, सारी पावर राजा अपने हाथ में रखता था। अब अगर राजा कमजोर पड़ रहा है तो बाकी लोग जो होंगे वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो दशरथ यहां पर आप देखोगे तो लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लास्ट ऑफ द रूलर्स वाज बृहदत्ता मौर्य। बृहदत्ता मौर्य। ठीक है, और मैंने कहा था कि इसका जो है कमांडर था, उसका कमांडर था, इसका नाम है पुष्यमित्र सुंग। पुष्य मित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एरिया जो है सिकुड़ गया। ये येलो वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो मैं ग्रीन से बताने जा रहा हूं। तो अब जो मौर्याज हैं वो इतने एरिया में यहां पर आके सिकुड़ के रह गए हैं। ठीक है, बृहदत्ता मौर्य के टाइम पे, और वो भी खत्म हो गया। अब इसकी जगह यू विल फाइंड कि दशरथ की भी यहां पर ही खत्म हो जाता है सिनेरियो। और अब यहां पर जो इस एरिया में है वो कौन है, दे आर शुंगास। दे आर शुंगास। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा मैप को समझना जरूरी है, ये बेसिक फंडे समझना जरूरी है। यहां पर कौन आ गया, शुंगा आ गया। और शुंगास के बाद ही यहां पर आप देखोगे जब शुंगास डिक्लाइन करेंगे तो इसी सेम जगह पर रूल करेंगे कौन, कानवाज। ठीक है, लेकिन बाकी जगह के क्या हुआ भाई, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हुआ, बाकी जगह क्या हुआ। तो जो कुणाल वाला एरिया है ना ये भी इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि इस जगह आप देखोगे तो एक बहुत ज्यादा यहां पर क्या हुए, फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, है ना, फॉरेन इन्वेजन यहां पर स्टार्ट हो गए थे। तो ये वाला जो एरिया अभी तक मौर्यास के हाथ में था वो भी उनके हाथ से यहां से निकल गया, यानी कि येलो वाला पोर्शन जो था वो भी जो है अब उनके हाथ से यहां पर निकल गया। अब ये नहीं बचा यहां पर। ठीक है, ये हाथ से निकल गया। बात समझ में आ रही है, पॉइंट इज क्लियर। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा इसको भी ना मैं एक काम करता हूं, ऐसे मिटा देता हूं और फिर से ही बना देता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि हाँ ठीक है सर। एक बात ये क्लियर हो रही है कि ये वाला एरिया जो है अब ये फॉरेन इन्वेजन के अंदर आ गया है। यहां पर अब फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं। ठीक है,
तो मौर्यास के हाथ में ये वाला पोर्शन भी निकल चुका है। मौर्यास के हाथ में अब सब कुछ निकल चुका है, अब तो शुंगा कानवा आ गया है। सर बाकी जगह क्या हुआ? बाकी जगह कुछ ऐसा हुआ दोस्त कि आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में यू विल फाइंड कि सातवाहनास यहां पर रूल करना शुरू करते हैं डेक्कन में, ठीक है। और ये वाला जो एरिया यहां पर आप देखोगे थोड़ा बहुत इस एरिया में, ठीक है, यू विल फाइंड कि यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे कलिंग है, कलिंग। तो जब मौर्यन अंपायर डिक्लाइन किया तो उसके दो इंपॉर्टेंट जो स्टेट प्रोविंसेस या फ्यूडिटरीज थे, या उसे जो जीत रखे थे स्टेट जो थे एक तरह से, तो वो एक सातवाहन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और कलिंग भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो इस एरिया में यू विल फाइंड सातवाहना, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। सातवाहना और क्लैरिटी से पता चलेगा कैसे आए ये लोग, और ये लोग कौन हो गए, ये आपके हो गए कलिंग वाले लोग, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हम बेसिक बात समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, सिंपल सी बात, कि आपको लग रहा होगा सर ये क्या होने लग गया, कैसे होने लग गया। देखिए सिंपल सी बात है कि बड़े से एरिया पे जब एक बड़ा अंपायर रूल कर रहा है, ठीक है, तो इसने बड़े एरिया पे कैसे रूल किया होगा, उसने टेरिटरीज को जीता होगा, है ना। ये तो आप देख ही रहे थे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था तब कितना बड़ा टेरिटरी था, बिंदुसार के टाइम में ऐड हुआ, अशोका के टाइम में अपने चरम पे पहुंच गया था, राइट। तो जाहिर सी बात है कि अशोका ने यहाँ पर राजाओं को हराया होगा, कैप्चर किया होगा उसने, है ना, कैप्चरिंग हुई। लेकिन जैसे ही लोगों को दिखा कि भाई अब मॉडर्न अंपायर वीक पड़ गया है, सेंट्रल रूलर वीक पड़ गया है, तो बाकी लोगों ने इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने बताया कि अशोका की डेथ के बाद पहले चीज तो ये हुई कि अंपायर, मॉडर्न अंपायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। वेस्टर्न वाला पार्ट जो कुणाल के हाथ में गया, वहां पर कंटिन्यूअसली अब फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो है मौर्यास के हाथ से टोटली निकल गया, है ना। अब मौर्यास के हाथ में था यहां से लेकर यहां तक वाला एरिया, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे कि यहां पर जो मौर्यास के रूलर आए वो बड़े वीक थे और उनके हाथों से ये सब टेरिटरी भी निकलना शुरू हो गए। तो कलिंग ने अपना यहां पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ऐसे ही यहां पर आप देखोगे सातवाहना जो थे, जो कि क्या थे, दे वर द फ्यूडिटरी ऑफ मौर्यास। ओहो सर, क्या बोल दिया आपने सर, ये कौन से चिड़िया का नाम बोला है सर आपने, फ्यूडेटरी, फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास थे ये ना। फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास का क्या मतलब हो गया? देखो फ्यूडेटरी का मतलब क्या, मतलब एक तरह से जब मौर्यास इनको हराए होंगे पहले, मतलब ऑफ कोर्स यहां पर ये पहले इस एरिया में रहते ही होंगे, तो मौर्यास ने इस एरिया को जीतकर उनको अपने अंडर बना कर लिया था। दे वर द फ्यूडेटरीज, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते थे बस ये लोग। यहाँ पर मौर्यास को सुबह शाम सलाम साहब सलाम 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 साहब सलाम सलाम बोलते रहते थे। तो बेसिकली सातवाहन्स वे द फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास, है ना। मौर्यास की एक तरह से क्या अधीन हो गए थे, है ना। मौर्यास ने उनको जीत लिया होगा तो ये फ्यूडेटरी बन गए थे मौर्यास के। लेकिन जैसे ही मौर्य डिक्लाइन करेगा, पावर कमजोर होगी, सातवाहन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे, है ना। वो काहे को रहेंगे उन्हीं के अंडर, जब देख रहे हैं कि मौर्यास का राजा ही वीक हो गया है तो वो काहे को उसके अंडर काम करेंगे, राइट। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया, राइट। ऐसे ही आप देखोगे कलिंग ने अपने आप को घोषित कर दिया इंडिपेंडेंस। तो सातवाहन की कहानी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली ये लोग यहाँ पर आ गए। जब मौर्यास रूल कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है, वेदों में मिलता है कि पहले वो यमुना के राउंड रहते होंगे, बाद में वो माइग्रेट करके नीचे गोदावरी के राउंड आ गए होंगे, फिर वो ऊपर अपर इस डेक्कन के एरिया में चले गए होंगे, और जब फिर मौर्यास डिक्लाइन करते हैं तो वहां से फिर वो एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और फिर वो अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात यहां तक? ये बेसिक बातें हैं दोस्तों जो आपको यहां पर समझनी है। तो अब क्या हुआ कि मौर्यास के हाथ से ये सब निकल चुका है, ठीक है। दिस हैज बीन गॉन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ मौर्यास। अब इस तरह से कहानी चल रही है, और अब आगे क्या कहानी है सर, और आगे क्या कहानी है सर, ये तो बड़े से एरिया में यहां पर आप देख रहे हैं सर, ये तो यहां पर रह ही रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि नीचे डीप साउथ में हेयर यू विल फाइंड चेराज है ना। यहां पर कौन है, यहां पर सर चेराज रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर। ये वाला एरियाज में कौन है, यहां पर हम देखते हैं, ये हम देख रहे हैं सर, ये पांड्यास है सर। ये वाले लोग कौन है, पांड्यास हैं। और सर ये वाले लोग कौन है, चोलाज हैं। तो अब ये कुछ कहानी यहां पर समझ में हमको आ रही है, ठीक है, कि डीप साउथ की कहानी हम लोग जो पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ना, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डीप साउथ में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है हमने ये तो देख लिया, शुंगा कहाँ है, कानवा कहाँ है, सातवाहना कहाँ है ना। ये बात हमने यहाँ समझ ली कि शुंगा कानवा और सातवाहना। अब एक बात और नोटिस करिए यहाँ पर, आपको जो मैं बता देता हूँ, प्लीज इसको समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि सातवाहना के या शुंगा के कानवा के इनके सबसे बड़े दुश्मन ये लोग आपस में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सातवाहन का सबसे बड़ा दुश्मन ये रहे होंगे, ऐसा नहीं था। सातवाहन के कोई और ही बड़े दुश्मन थे। कौन थे उसको यहां पर हम लोग समझेंगे, फॉरेन इन्वेजन से। अब यहां पर क्या हुआ जरा समझिएगा इस बात को भी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इस जगह पे क्या हो रहा है, ये फॉरेन इन्वेजन होंगे यहां पर, कैसे हुए, क्यों हुए, देखिए जरा। अब इसको भी समझना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्या हुआ था, थोड़ा ये बात समझिए। देखिए
समझने भर के लिए यहाँ पर थोड़ा रफ डायग्राम है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए प्लीज डोंट माइंड। आइए देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहे हैं हिमालयास, ठीक है, यहां पर क्या थे, हिमालयास है सर, ठीक बात है, ठीक है। हियर यू विल फाइंड कि दिस एरिया इज ऑफ चाइना, है ना, ये एरिया क्या है, ये एरिया है चाइना का, ये एरिया चाइना का है। यहां पर भी आप देखोगे तिब्बत वगैरह है, लेकिन बहुत बर्फीला इलाका है, ठीक बात है। तो है क्या कि यू विल फाइंड यहां पर एक ट्राइब रहती थी, इसका नाम था यूजी ट्राइब, है ना, इसको यूची भी कहते हैं, या कहीं कहीं आपको ये ट्राइब ऐसे भी लिखी हुई मिलेगी यूजी ट्राइब, है ना, यूजी ट्राइब थी। तो कुछ ट्राइब के लोग यहां पर रहते थे, ठीक है, एंड दे वांटेड टू एंटर चाइना, वो चाइना में एंटर करना चाहते थे, लेकिन चाइना का जो उस वक्त वहां पर शासक थे, उन्होंने यहां पर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, ठीक है। मैं आपको समझाने भर के लिए स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, वैसे थोड़ी ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बन गई होगी, है ना, आपको पता ही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस प्रकार से यहां पर बनाई गई थी। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है यहां पर आप देखोगे, तो एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहां पर बना दी गई थी, ताकि ये लोग जो है यूजी ट्राइब जो है वो एंटर ना कर पाए। तो जब ऐसा हुआ कि यूजी ट्राइब जब एंटर नहीं कर पाई, तो यूजी ट्राइब ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। यूजी ट्राइब जब आगे बढ़ी, तो यहां पर आप देखोगे कि हियर जो यहां पर थे, दे वेर द सिंथियंस, यहां पर कौन थे, यहां पर थे सिंथियंस, यहां पर रूल कर रहे थे सिंथियंस, है ना। तो यूजी ट्राइब का खौफ देखा कि यार यूजी ट्राइब तो आगे बढ़ रही है ना, तो सिंथियंस ने यहाँ पर उनको भी यहाँ पर एक तरह से वो हुआ कि भाई हमारे ऊपर भी चढ़ाई हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिंथियंस के ऊपर भी दबाव बना। एक्चुअली ये भी देखोगे तो दे आल्सो वांटेड टू मूव हियर, है ना, बट जब ये लोग इधर मूव हुए तो सिंथियंस क्या हुए, वो भी आगे की तरफ मूव हुए, है ना, वो और आगे की तरफ मूव हुए, ठीक है, वो और आगे की तरफ यहाँ पर मूव हुए, राइट। तो हियर यू विल फाइंड कि यहाँ पर आप देखोगे तो रूल कर रहे हैं यहाँ पर कौन, पार्थियंस, यहाँ पर रूल कर रहे हैं कौन, पार्थियंस, ठीक है, ये आपको पार्थियंस मिलेंगे, ये आपका एरिया जो हो गया, पार्थियंस यहां भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, और यहां पर यू विल फाइंड कि दिस इज द एरिया जहां इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे हैं, जहां इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे हैं। अब जरा समझिए क्या हुआ। तो जब यूजी ट्राइब आगे मूव करी, तो सिंथियंस के ऊपर प्रेशर पड़ा, सिंथियंस को आगे मूव करना पड़ा, और जब सिंथियंस आ गया, पार्थियंस भी है, पार्थियंस के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, है ना, इनको सिंथियंस की एक ट्राइब ऐसे मतलब आ रही है, पार्थियंस पे दबाव पड़ा, इंडो ग्रीक्स पे दबाव पड़ा, तो इंडो ग्रीक्स के पास कोई और रास्ता नहीं था, कहां कहां जाएं, तो वो भारत में एंटर करते हैं। दे आर द फर्स्ट वन टू क्रॉस द हिंदू कुश। यहां पर जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, यहां पर जो हिंदू कुश की माउंटेन की पहाड़ियां हैं, उसको क्रॉस करने वाले इंडो ग्रीक्स पहले बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, यहां से भी प्रेशर बन रहा है, यहां से भी प्रेशर बन रहा है, यूजी ट्राइब भी आगे आ रही है, तो ये कहां जाए। अब इन्होंने देखा भारत के अंदर एक तो डिसयूनिटी भी है ना, मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन भी कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया है, तो इन्होंने कहा बढ़िया है, तो इंडो ग्रीक्स का यहां पर इन्वेजन होता है भारत के अंदर। दे वर द फर्स्ट वन टू एंटर इंडिया, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सिंथियंस आएंगे, तो जाहिर सी बात है, अब सिंथियंस आएंगे तो वो इंडो ग्रीक्स को डिस्प्लेस कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। फिर आप देखोगे पार्थियंस पहुंचेंगे, पार्थियंस आएंगे, पार्थियंस यहां भी स्टैब्लिश करेंगे, यहां भी स्टैब्लिश होंगे, ठीक है, तो अलग अलग जगह पार्थियंस स्टैब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सिंथियंस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड देम एज साकाज, है ना, इनको साका यहां पर कहा जा रहा है, दे कॉल्ड एज साका, है ना, ये भी रूल कर रहे हैं और पार्थियंस भी रूल कर रहे हैं, इनको पहलवास कहा जाएगा। तो साका पहलवा रूल एक साथ चलेगा, कभी ऐसा भी होगा। और फिर आप देखोगे बाद में यूजी ट्राइब आगे आएगी, यूजी ट्राइब में इनकी एक क्लैन थी जिसका नाम था कुषाण, यूजी ट्राइब के अंदर इन ट्राइब्स में एक क्लैन थी जिसका नाम था कुषाण, वो कुषाण जो है उनका यहाँ पर फिर इन्वेजन होगा। तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पर नाम मैंने लिखाए थे आपको, है ना, ये जो नाम मैंने यहाँ लिखाए थे वो नाम आपको दिख रहे हैं, कैसे धीरे धीरे ये फॉरेन इन्वेजन भारत के अंदर होते चले जाएंगे। तो पहले इंडो ग्रीक्स का होगा, जो पहले ट्रांस ऑक्सियाना जो आपका यहाँ पर ऑक्सस रिवर है उसके अराउंड यहाँ पर ये लोग रह रहे थे इंडो ग्रीक्स। फिर सिंथियंस का प्रेशर पड़ा तो इंडो ग्रीक्स आगे आ गए, भारत में घुस गए सिंथियंस। फिर सिंथियंस पे प्रेशर पड़ा, ऑब्वियसली कुषाणों का पड़ रहा था, पार्थियंस का पड़ रहा था, तो वो अंदर चले गए, फिर पार्थियंस आए और फिर कुषाण आए। तो धीरे धीरे ये लोग आए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारत के इस एरिया में ही ये लोग यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए थे, ठीक है ना, इस एरिया में। मतलब मैं अगर कहूंगा तो मैं थोड़ा बाउंड्री बना सकता हूं कि हाँ समवेयर टिल हियर तक आप देखोगे कि लोग कर पाए, लेकिन हाँ कुषाणों ने तो कई बार ऐसा हुआ कि यहां तक भी कब्जा कर लिया था, है ना, यहां तक भी कब्जा कर लिया था, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहा। लेकिन समझ में ये आया मोटा मोटा कि सर इस जगह पे आप देखोगे तो सर शुंगा भी आए थे, शुंगा जब एलिमिनेट हो गए तो यहां पर कानवा भी आ गए हैं, कानवा भी आ गए हैं। सर इसके बाद हम देखते हैं कि सर ये वाला एरिया डेक्कन का एरिया ना, ये वाला जो एरिया डेक्कन का है,
ठीक है, दिस इज द डेक्कन वाला एरिया और यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो ये एरिया आप देख रहे हो डेक्कन का, और डेक्कन में यहाँ पर जो कमान संभाली, इधर वाले एरिया में आप देखोगे कि दिस एरिया इज गवर्न बाय सातवाहनास, है ना, एस लिख देता हूं, राइट। ऐसे आप देखोगे सर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सर, यहाँ पर आप देखोगे कलिंग, तो कलिंग ने भी क्या किया, यहाँ पर कलिंग रूल कर रहा है। ठीक है, बाकी आप देखोगे कि इस जगह पे हियर दिस पॉइंट हियर, ये सब यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन्स हैं, यहाँ पर सारे फॉरेन इन्वेजन धीरे धीरे बसते रहेंगे। पहले इंडो ग्रीक्स आएंगे, फिर उसके बाद शाकाज आएंगे, फिर उसके बाद शाका मतलब सिंधियंस, एक ही बात हो गई, फिर उसके बाद पहलवाज आएंगे या फिर पार्थियंस, ईरान वाले लोग हैं ये, और फिर उसके बाद यूजी ट्राइब आएगी। तो ये फंडा अगर आपने समझ लिया, इसके बाद खाली राजा महाराजा के नाम ही समझने थे और कुछ बचा नहीं है। तो आई डिलिबरेटली टुक 25 मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई इस एरिया में हम देखेंगे ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, है ना, और इस एरिया में देखेंगे शुंगा कानवास हैं। अब क्या होगा कि जैसे कुषाणों का रूल आएगा तो हम देखेंगे कुषाण के टाइम में ये पूरा एरिया गैंजेटिक वैली का कई हद तक शुंगा कानवा को भी हरा दिया जाएगा, शुंगा तो खत्म ही हो जाएंगे, कानवास को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और सातवाहनों के लिए सबसे बड़े जो चैलेंज होंगे, सातवाहनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो देखने को मिलता है वो यहां पर बैठे हुए ये आपके होंगे शाका। तो शाका जब भारत में रूल करेंगे ना, तो शाका की आप देखोगे भारत में 5 ब्रांचेस हैं। शाका जो है वो भारत में 5 ब्रांचेस से रूल करते हैं। तो ऐसा नहीं कोई एक जगह से रूल करेंगे, 5 जगह से रूल करेंगे। तो एक उसमें से यहां पर भी आते हैं, यहां पर ही बैठते हैं। एंड हेंस यू विल फाइंड ये शाका का एरिया होगा, ये सातवाहनों का एरिया है। इन दोनों के बीच में युद्ध जो है वो होते रहते थे। तो सातवाहनों के बड़े दुश्मन कौन है? शाकास है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शाकास 5 जगह से रूल करेंगे, 5 ब्रांचेस होंगी शाकास की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई सीधी बात है कि एंटर कैसे किए, कि इंडो ग्रीक्स पहले आए। क्यों आए? बिकॉज ये लोग अंदर घुसना चाहते थे चाइना में, यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई, ये आगे बढ़े, सिंथियन से प्रेशर बना, सिंथियंस आगे आए, तो इधर से पार्थियंस भी है, इंडो ग्रीक्स को अंदर आना पड़ गया, कोई और ऑप्शन नहीं था, हिंदू कुछ को क्रॉस कर लिया, ये लोग यहाँ पर रूल करेंगे, है ना। अब इंडो ग्रीक्स भी आप देखोगे तो 2 जगह से रूल करेंगे, बताऊंगा आगे चल के। फिर आएंगे सिंधियंस, फिर आएंगे पार्थियंस, और फिर आएंगे कुषाण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली सातवाहनों के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शाकाज है। ठीक है, वैसे तो आप देखोगे कि सातवाहनों ने कानवास को भी हरा चुके हैं, एक बार हरा दिया। चलिए, अब यहां से पहले हम लोग जो शुरू करते हैं, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉरेन रूलर्स। पहले हम लोगों की कहानी जो होगी किससे शुरू होगी? हम लोग पहले बात करेंगे फॉरेन रूलर्स की, इनकी बात करेंगे, फिर हम लोग इनकी बात करेंगे। और इसमें भी नेटिव रूलर्स में दोस्तों हमें शुंगा और कानवा को नहीं जानना है। ठीक है, बस शुंगा में कौन इसका फाउंडर था? पुष्यमित्र शुंग था। कानवा का कौन फाउंडर है ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी सातवाहनों की बात मैं आपसे यहाँ करूंगा, क्योंकि अभी एनसीईआरटी के अंदर ये सब इनके बारे में कहीं कुछ है नहीं, और ना ही कभी यूपीएससी इनके बारे में कुछ पूछता है। कभी ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि कभी नहीं आ सकता, बट हाँ ऑफकोर्स कभी आया नहीं है इस तरह से। सातवाहन थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हम लोग पहले इनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैं पहले इनको कवर करेंगे, फिर ये कवर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। आइए, तो कहानी क्या है देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे शुरू करते हैं हम लोग। ये पूरा मैप वगैरह तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आइए देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको फॉलो करिएगा, यहाँ पर थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं। मेरा थोड़ा सा क्या है कि माई हैंड इज पेनिंग। ठीक है, मैं आज ही ये लेक्चर दोबारा फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो अगेन आपको टाइम दिख रहा होगा, राइट। सो इट्स अगेन बहुत रात हो रही है, आप देख सकते हैं कि आपको अच्छा खासा टाइम पता चल रहा है, दिस इज रात का टाइम बज रहा है। बट एनीवे चलिए, तो थोड़ा सा आप मुझे फॉलो करिएगा, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं बैचेस के अंदर होंगे, जो मुझसे पढ़ चुके होंगे, उनके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा ना, ये आपको सीधे सीधे आप रिवाइज कर सकते हो। जरा देखिए, तो यहाँ पर पहले हम शुरू करते हैं इंडो ग्रीक्स की, है ना। देखिए, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना अब आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड मिल ही गया होगा, तो उससे आप नोट्स बनाते रहिए, है ना, उसको आप देख लिए। तो इंडो ग्रीक से बात कर रहे हैं। पहली बात तो इंडो ग्रीक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दे वर द फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश एंड एंटर इंडिया। ठीक है, जहां जहां मैं फिंगर पॉइंटेड करूं पहले आप उन्हीं को देखिएगा, बाकी बोर्ड को फॉलो मत करेगा। तो यू कैन जस्ट राइट दिस पॉइंट, है ना। इंडो ग्रीक्स के लिखिए कि पहले थे ये जिन्होंने हिंदू कुश को क्रॉस किया था, मैंने आपको बताया अभी मैप के अंदर भी, और ये भारत पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये इंडो ग्रीक्स एक्चुअली है कहां, रूल कहां कर रहे थे? तो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी अभी, मैंने आपको लोकेशन भी दिखा रहा था, है ना। ये इंडो ग्रीक्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो ये कौन सा एरिया है सर, ये कौन सा एरिया है? आइए जरा देखते हैं। तो आप देखोगे तो इंडो ग्रीक्स जो रूल कर रहे हैं वो कर रहे हैं रूल्ड ओवर बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया नहीं है कि जो हम कीटाणु वाला, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, है ना। वहां पर आप देखोगे कि जगह है बैक्टीरिया समवेयर यू विल फाइंड, है ना। ये आपका जो ट्रांस ऑक्सियाना वाला एरिया है वहां पर आपको मिलेगा। तो वहां पर एक नदी बहती है ऑक्सस रिवर, ऑक्सस रिवर के अराउंड जो है आप देखोगे ये आपको मिलेगा बैक्टीरिया। तो ये इंडो ग्रीक्स
वहीं पर रूल कर रहे थे। ठीक है, ये इंडो ग्रीक्स वहीं पर रूल कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वहीं पर रूल कर रहे थे। ठीक बात है। चलिए, अब बात ये कि ये एंटर करते क्यों है इंडिया के अंदर, है ना, वाई दे आर एंटरिंग इंडिया, क्यों एंटर कर रहे हैं? पहला चीज तो ये इसलिए एंटर कर रहे हैं कि जो सेल्यूसिड एम्पायर था, राइट, वो वीक हो गया है। यानी कि यहां पर जो इंडो ग्रीक्स है ना, जहां ये रूल कर रहे थे, तो वहां पर सेल्यूसिड एम्पायर चल रहा था, है ना, ये सेल्यूकस निकेटर जो जहां याद करिए चंद्रगुप्त मौर्य वाला, है ना, तो वहां पर सेल्यूसिड एम्पायर बन चुका था। अब जब इंडो ग्रीक्स आगे क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ये जो इनका अंपायर है इंडो ग्रीक्स का जो सेल्यूसिड अंपायर, वो वीक हो गया है। तो अब वीक अंपायर को जाहिर सी बात है आप कैसे ही यहां पर काम करोगे, अंपायर इज वीक, तो यहाँ इंडो ग्रीक्स के लोग जो है भारत में एंटर करने का सोचते हैं कि भैया वो जगह खाली करो, और उनको पता है कि ऊपर सिंथियंस भी हमारे पास चढ़ाई कर रहे हैं, हम उसको झेल नहीं पाएंगे, है ना, तो दे बेसिकली डिसाइडेड टू एंटर इंडिया। सेकंड रीजन था कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बना दी गई थी चाइना के यहाँ पर द्वारा, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ यूजी ट्राइब इनटू चाइना। तो यूजी ट्राइब जो है चाइना में मूव करना चाहती थी, और इसे चाइना ने उससे बचने के लिए वहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, और इसीलिए वो लोग सिंथियंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है पहले से, है ना, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूजी ट्राइब वांटेड टू एंटर चाइना, लेकिन फिर वो यहाँ वॉल बन गई तो इधर मूव किए। तो मैंने ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों आपको यहाँ पर लिखवा दिए, पहले से पता बता दिए, तो लिखा हुआ पॉइंट है, जस्ट ये नोट्स बने हुए हैं, दोबारा से मैं वही चीजें लिखता तो थोड़ा टाइम जो है और लंबा चला जाता, जस्ट दैट ऐसा होता, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम यहां बचा लिया क्योंकि मैं मैप में आपको चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए, तो इंडो ग्रीक्स फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बाक्ट्रिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, यानी कि कहां पर? ऑक्सस रिवर, एक बार आप देखिएगा मैप में आपको ऑक्सस रिवर मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां पर सेल्यूसिड एम्पायर था, अभी एम्पायर वीक हो गया है, तो इंडो ग्रीक्स वीक हो गए हैं, तो इसलिए भारत के अंदर उन्होंने एंटर करने का यहां पर डिसाइड किया, ठीक है, एंटर किया। दूसरा रीजन क्या था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बन गई थी, तो जो यूजी ट्राइब एंटर करना चाहती थी चाइना, वो एंटर नहीं कर पाई, है ना, वो एंटर नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है कि अब एंटर नहीं कर पा रही है तो दिक्कत हो जाएगी। तो आगे ये बढ़ते हैं, सिंथियंस की तरफ बढ़ेंगे ये लोग सिंथियंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये चाइना में घुस नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने सिंथियंस की तरफ मूव करना शुरू किया। चलिए आगे देखिएगा, अब इनके बारे में दो तीन चीजें हैं जो हम लोग यहां पर ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। क्या क्या? पहला देखिएगा, ये एक पॉइंट है जो आप लोग अपने कॉपीज में लिख लीजिए कि इंडो ग्रीक्स ऑक्यूपाइड एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न लार्जर देन व्हाट अलेक्जेंडर हैड ऑक्यूपाइड। यानी कि जब अलेक्जेंडर आया था, ध्यान करिए, ब्यास तक पहुंच गया था, तो बेसिकली यहां पर ये है कि अलेक्जेंडर ने जितना एरिया कैप्चर किया था ना, इंडो ग्रीक्स ने आप देखोगे उससे ज्यादा एरिया कैप्चर किया था इंडिया के अंदर, राइट। इंडो ग्रीक्स बहुत भारत के बहुत अंदर तक आ गए थे, बहुत अंदर तक आ गए थे, तो इंडो ग्रीक्स बेसिकली दे कैप्चर्ड एन एरिया लार्जर देन व्हाट अलेक्जेंडर हैड कैप्चर्ड। ये पहला पॉइंट यहां पर एक लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात इंडो ग्रीक्स जो हैं आप देखोगे वो गैंजेटिक बेसिन तक पहुंचते हैं, गैंजेटिक वैली तक पहुंचते हैं, और वो अयोध्या और पाटलिपुत्र को भी कैप्चर करने का यहां पर प्लान करते हैं, ठीक है, कि इनको यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो इंडो ग्रीक्स यहां तक भी सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत जो है इंडो ग्रीक्स में क्या था, इंडो ग्रीक फेल क्यों हो गए? इंडो ग्रीक्स के फेल होने का रीजन ये था कि इंडो ग्रीक्स में जो भारत एंटर किए थे, इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, क्योंकि जब भारत में आए तो ये इंडो ग्रीक्स एक जगह से रूल करते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन इंडो ग्रीक्स खुद ही आपस में बटे हुए थे। एक इंडो ग्रीक रूलर था मिएंडर, जिसको हम लोग यहां पर मिलिंद भी कहते हैं, वो सियालकोट से रूल कर रहा था, दैट इज साकाल। साकाल पुराना नाम है, सियालकोट आपने सुना होगा, है ना, पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये मिएंडर वहां से रूल कर रहा था, और दूसरा रूलर है जो इंडो ग्रीक्स का था, वो था अपोलोडोटस, और वो सिंध से रूल कर रहा था। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो इंडो ग्रीक्स आए भारत के अंदर, तो इंडो ग्रीक्स यहां पर बटे हुए थे। एक रूलर है जो कहीं यहां से रूल कर रहा है ना, सिंध वगैरह से, सिंध से। एक रूलर है जो यहां सिंध से, या सिंध यहां पर है। एक है जो सियालकोट से रूल कर रहा है। तो दो अलग अलग जगह से जो है वो हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर होगा कि बिकॉज इंडो ग्रीक्स आर नॉट यूनाइटेड, इसलिए देखोगे आपके इंडो ग्रीक्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांग यहां पर नहीं होते। बट यस ऑफ कोर्स भारत में एंटर करते हैं वो लोग, भारत में एंटर करते हैं। नाउ ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं, दिस इज द लोकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की लोकेशन है, ऑक्सस रिवर यहां बहती है, और यहां पर आप देखोगे कि ये जो है बनारस, यहां गंगा रिवर बहती है। तो ऑक्सस नदी से लेकर गंगा नदी के बीच का जो एरिया था पूरा, ये पूरा एरिया आप देखोगे तो इंडो ग्रीक्स ने अपने कब्जे में यहां पर कर रखा था, ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मियांडर यहां से रूल कर रहा है सियालकोट से, है ना, जो उनका दूसरा रूलर है अपोलोडोटस, सिंध से रूल कर रहा है। तो जो पीछे वाली स्लाइड में लिखा था अभी, ये उसी का बस डायग्राम है, और यहां पर हमने देख ही लिया कि इस एरिया में पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहां पर इतनी समझ चुके हैं ना, बाकी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी ये यहां पर बनी बनाई है, तो इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये आपके सेंस नहीं बनाएगा आपको, तो आपके नोट्स में बेकार की बातें हो जाएंगी।
तो यही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी और वो यहां पर हमने बताया कि भाई ये लोग दो जगह से रूल कर रहे थे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने इसको मैप में यहां पर दिखा भी दिया, ठीक है। चल, अब यहां पर बात होती है मिएंडर की। तो एक रूलर जो था इनका जो एनसीईआरटी पे चर्चा होती है, अपोलोडेटस की चर्चा नहीं होती है, मिएंडर की चर्चा होती है। तो आप देखोगे मिएंडर जो कि सियालकोट से रूल कर रहा था, ही इन्वेडेड द गैंजेटिक बेसिन। जो गैंजेटिक बेसिन का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका यूपी बिहार वाला एरिया हो गया, ये इसको यहाँ पर इन्वेड भी करता है ना। मैंने बताया ना, ही बेसिकली ट्राइज कि ये लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पाटली, ये आपका जो अयोध्या वाला एरिया है, पाटलिपुत्र, इन सबको कैप्चर कर लें। दे बेसिकली ट्राई टू दैट, ठीक है। एक तो ये चीज है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बुद्धिस्ट एक थे, है ना, जिनका नाम था नागसेन, जिनको हम लोग नाग अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अब ये जो मिलिंद था ना, मिएंडर, ये बड़ा इंक्विजिटिव नेचर का इंसान था, है ना। इसको बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे थे, है ना, इंसान जिंदा क्यों होता है, फिर इंसान मर क्यों, बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस के दिमाग में थे, है ना। और बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पर उनके मतलब मिएंडर के जो क्वेश्चंस थे या मिलिंद के जो सवाल थे, उसका बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया था यहाँ पर बुद्धिस्ट सेंट नागसेन ने, ठीक है। नागार्जुन ने बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया था, और इसीलिए आप देखोगे कि मिएंडर जो है उनके सवालों को जवाबों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और मिएंडर गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और मिएंडर जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो भी सवाल या जो भी जवाब बातचीतें जो हुई थी मिएंडर और बेसिकली बुद्धिस्ट सेंट नागार्जुन के बीच में या नागसेन के बीच में, उसको यहाँ पर कंपाइल किया गया है इस किताब के अंदर, ठीक है। दैट इज मिलिंद पानो, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ध्यान रखिएगा, ये किताब के अंदर यहाँ पर मिएंडर के पूछे गए सवालों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। मुझे ट्राई करो फॉलो करने का, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ यहाँ पर ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओ एकदम। आइए जरा, अब देखिए इम्पैक्ट क्या है इंडो ग्रीक्स का, वो समझना है ना। जैसे मैं लिख लिख के पढ़ाता था, अब आप देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला इम्पैक्ट ये है कि इंडो ग्रीक्स वे द फर्स्ट, ये पहले है टू इशू द क्वाइंस, ऐसे क्वाइंस इन्होंने इशू किए थे विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर किंग। मतलब ये क्वाइन किस राजा का है, ये बात हम उनके सिक्कों को देखकर बता सकते थे। तो ग्रीक्स पहले ऐसे राजा थे, पहले ऐसे लोग थे जो ऐसे सिक्के जारी किए कि जिस सिक्के को आप देख लो तो बता पाओगे कि अच्छा ये सिक्का जो है इस राजा ने जारी किया था। इंडो ग्रीक्स का यहां पर ये पहला इंपैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये लोग फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ध्यान रखना, है ना, ये यहां पर पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को यहां पर इशू किया था। और आप देखोगे कि इनका नंबर और ज्यादा बढ़ गया था कुषाण के टाइम में, ठीक है। तो ये शुरुआत हो रही है इंडो ग्रीक्स के टाइम में, बट विच इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग कुषाण पीरियड में ये और ज्यादा यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देन यू विल फाइंड कि यहां पर कुछ ग्रीक, अब जाहिर सी बात है ग्रीक्स वाले पहुंचे हैं, इंडो ग्रीक यहां पर आए हैं, है ना, तो अपना कल्चर भी लेके आएंगे। ऐसा थोड़ी कल्चर छोड़ के चले आएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहीं के हिसाब से लोग बातचीत करेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो जब ग्रीक लोग का कल्चर यहाँ पर जो नॉन ग्रीक्स थे उनके साथ मिलता है ना, तो एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर निकल के आता है ना। ये हेलेनिस्टिक आर्ट है और इसमें एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर निकल के आता है, उसको बोले गंधारा आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से एक नया जो है वो एक नया स्कूल ऑफ आर्ट पनपता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कल्चर का इन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि ग्रीक के लोग आ रहे हैं और नॉन ग्रीक्स पहले से हैं। तो जब ग्रीक के लोग और नॉन ग्रीक के लोग मिलेंगे आपस में, तो इनका भी कल्चर कुछ होगा, इनका भी कल्चर कुछ होगा, एक नया फॉर्म ऑफ कल्चर जो है पनप जाता है मिक्स होने से। और वो क्या है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर उसको बोला जाता है। ये यहाँ पर इंडो ग्रीक्स का इंपैक्ट था। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अभी मैं आपको सातवाहन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको लिख के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर से पूरा सारे रूलर्स के बारे में आपको बता दूंगा। डोंट वरी कि आपको लग रहा है कि सर लिख के नहीं हुआ, हो जाएगा, ठीक है। आइए अब सिंथियंस की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, सिंथियंस 5 जगह से, 5 ब्रांचेस थी सिंथियंस की जहां से वो रूल करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। अब ये से आप यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हो, नोट्स बने बनाए हैं तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। क्या अब कहां से रूल कर रहे हैं, पहला उनकी 5 ब्रांच कौन कौन सी थी, एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा आप देखोगे पंजाब और तक्षशिला वाला एरिया हो गया, वहां से भी रूल कर रहे हैं। तीसरा आप देखिएगा मथुरा, यहां से भी रूल कर रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि मथुरा से जब वो रूल करते हैं शाकाज, तो वो 2 सेंचुरी ज्यादा रूल करते हैं, रूल्ड फॉर 2 सेंचुरी, मतलब 2 सेंचुरीज तक रूल करते हैं, ठीक है। 2 सेंचुरी कम से कम मथुरा रूल करते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था वेस्टर्न इंडिया ना, जहां पर वो बैठ गए थे ये वाले एरिया में ना, वेस्टर्न इंडिया वाला एरिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया वाला। यहां पर आप देखोगे कि इधर भी जो है वो आके यहां पर रूल कर रहे हैं। एंड देन एक और एरिया है, एक और एरिया जहां से वो रूल कर रहे हैं, एंड दैट इज अपर डेक्कन वाला एरिया, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया दे वर आल्सो रूलिंग, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे अपर डेक्कन वाले एरिया में दिखाया है मैंने, यहां से भी रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान से कर रहे हैं, हमने देखा पंजाब तक्षशिला के एरिया से कर रहे हैं, वेस्टर्न इंडिया के एरिया से कर रहे हैं, इस जगह से भी कर रहे हैं। तो शाकाज कई जगह से रूल करते हैं,
ठीक है। और शाकाश का जो एक इंपॉर्टेंट रूलर है वो है रुद्रदमन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, है ना। रुद्रदमन वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ शाकाश। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि शाकाश जो है दे कैप्चर्ड एन एरिया लार्जर देन द इंडो ग्रीक्स, यानी कि इंडो ग्रीक्स ने जो एरिया कैप्चर किया था उससे कहीं ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया जो है वो सिंथियंस ने जो है भारत के अंदर कैप्चर किया था, या फिर हम इसको शाकाश बोलेंगे, उन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट यहां पर शाकाश को लेकर हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बताया, समझिएगा इस बात को, कि शाकाश ने, आप देखोगे कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था किसके खिलाफ। अब देखो शाकाश बेसिकली आपको पता है ना, उसी शाकाश को कोई रेजिस्टेंस भारत में नहीं मिला, प्रोवाइड नहीं किया था। ऐसा समझिए कि शाकाश और क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि शाकाश को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला इंडिया के अंदर एक्सेप्ट वन, यानी कि आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया में यहां पर आप देखो रूल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शाकाश रूल करते हैं और कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर। शाकाश को किसी प्रकार का आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट किंग ऑफ उज्जैन, एक्सेप्ट किंग ऑफ उज्जैन। ना आप किंग ऑफ उज्जैन देखोगे तो यहां पर एक राजा था, किंग ऑफ उज्जैन था, एंड ही फॉट एंड ड्रोव आउट शाकाश, यानी कि यहां पर उज्जैन का राजा है। उज्जैन थोड़ा सा आप देख रहे हो लोकेशन क्या है ना, हमने लास्ट वाले मैप मौर्यास में पढ़ा था तो उज्जैन की लोकेशन देखे थे हम। तो उज्जैन में का जो राजा है वो शाका से लड़ाई लड़ता है और शाका के रूलर को भगा देता है। तो आप समझो कि शाकाश भारत में जब आ रहे हैं तो वो एक बड़ा एरिया कैप्चर करते हैं मोर देन इंडो ग्रीक्स। फिर मैंने आपको बताया कि शाका के इंपॉर्टेंट रूलर इज रुद्रदमन वन हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि शाकाश 5 जगह से रूल करते हैं, 5 ब्रांचेस थी, वो 5 ब्रांचेस देख ली हमने। अब मैंने आपको ये कहा कि शाकाश को भारत के अंदर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, भारत के अंदर शाकाश को किसी प्रकार का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला और वो लोग वेस्टर्न इंडिया के एरिया में बड़े लंबे समय तक रूल करते हैं, है ना। यहाँ से गुजरात है, गुजरात से ट्रेड हो सकता है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो सकती है, इसलिए आप देखोगे कि वहां पर उनका ट्रेड हो रहा था, इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया से, वेस्टर्न इंडिया से शाकाश लंबे समय तक रूल करते हैं। लेकिन उज्जैन का एक राजा था जो शाका से यहाँ फाइट करता है और उनको हराता है। हराने के बाद वो एक टाइटल लेता है जो उसको बोलते हैं विक्रमादित्य, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉम्पस टाइटल हो गया, है ना। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य और इसके बाद भारत में ये विक्रमादित्य का टाइटल लेना एक फैशन बन गया, है ना। ये एक बड़ा फैशन बन गया और आप देखोगे कि इसके बाद विक्रमादित्य टाइटल जो है भारत के अंदर 14 और किंग्स ने यहाँ पर दिया है, 14 और किंग्स थे जिन्होंने यहाँ पर ये टाइटल विक्रमादित्य इसके बाद जो है वो लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो किंग है उज्जैन वाला जिसने यहाँ पर शाका के रूलर को हरा दिया, शाका समझ रहे हो बाहर से आए फॉरेन इन्वेजन्स, तो हमारा उज्जैन का राजा कौन है ये नाम नहीं आ रहा है कौन है, लेकिन उसने हरा दिया है शाकास को। और ये जो हराया है वो डिफीट 57-58 बीसी के अराउंड करी है। इसलिए आप देखोगे यहाँ से एक नए संवत की शुरुआत हो जाती है ना, एक नया कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं विक्रम संवत बोलते हैं हम लोग, है ना। दैट इज डेटिंग 57 बीसी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, अच्छा एक बात और, मैंने आपको बताया था कि भाई जब ये टाइटल लेता है विक्रमादित्य तो मैंने कहा कि इसके बाद ये बड़ा फैशनेबल टाइटल हो गया, है ना। इसके बाद हिंदुस्तान में 14 ऐसे और राजा आए जिन्होंने यहाँ पर ये टाइटल विक्रमादित्य का लिया, लेकिन इन सब में सबसे फेमस जो टाइटल विक्रमादित्य था वो कौन था, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब आने वाली क्लासेस में गुप्ताज के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग गुप्ताज के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बात यहाँ पर जो है शाकाश की हो गई। अब बात करते हैं रुद्रदमन की, अब बात करते हैं हम लोग रुद्रदमन की। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो ये रुद्रदमन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स थे यहाँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट रूलर है किसके, शाकाश के इंपॉर्टेंट रूलर है। और इंपॉर्टेंटली कहाँ रूल कर रहे हैं, इज रूलिंग ओवर सिंध, ही इज रूलिंग ओवर काठियावाड़, ही इज रूलिंग ओवर मालवा, ही इज रूलिंग ओवर कोंकण। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये लोग जो है रूल कर रहे हैं, मतलब रुद्रदमन जो है वो रूल कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, नाउ ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक को इसने रिपेयर भी किया रुद्रदमन ने, ठीक है, जो कि इरिगेशन के लिए यूज करी जाती थी। एंड इंपॉर्टेंटली ही हैज इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, मतलब प्योर संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, वो जो है रुद्रदमन ने यहाँ पर जो है जारी किया था। दोस्तों ये 3 पॉइंट है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्लिक नहीं कर रहा है, बट सुनो सिंपल सी कहानी है, जितना मैंने आपको लिख के बताया था वो तो बता ही दिया था, सब कुछ पूरा डायग्राम बना के। लेकिन एक सिंपल सी कहानी क्या, इंडो ग्रीक्स की देखी हमने। इंडो ग्रीक्स में ध्यान रखना वो पहले थे जिन्होंने क्रॉस किया था हिंदू कुश को। ठीक है, तो दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वो 2 जगह से रूल कर रहे थे, है ना। एक आप देखोगे सियालकोट से रूल कर रहा था मिलिंद, है ना, और फिर अपोलोडोटस वाज रूलिंग फ्रॉम सिंध, है ना। ये 2 अलग अलग जगह से रूल कर रहे थे भारत में, एक बड़ा एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। इतनी बात देखी थी हमने, है ना। इंडो ग्रीक्स को कल्चर भी भारत पहुंचा।
उनका कल्चर ही भारत पहुंचा, एक नया आर्ट फॉर्म निकल के आता है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आता है ना, ये इंडो ग्रीक्स के लिए था। फिर उसके बाद हमने देखा शाकास जो है 5 जगह से रूल करते हैं, है ना, ये जो सिंथियंस थे या शाकास थे, ये इंडो ग्रीक से बड़ा एरिया भारत में कैप्चर करते हैं और 5 जगह से रूल कर रहे हैं। अफगानिस्तान से कर रहे हैं, पंजाब तक्षशिला के एरिया से कर रहे हैं, अपर दक्कन से कर रहे हैं, वेस्टर्न इंडिया से कर रहे हैं, है ना, यहाँ सब जगह से लोग रूल कर रहे हैं। शाकाज हो गए, राइट। शाका के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? रुद्रदमन वन हो गए। उनके बारे में हम देख रहे हैं कि रुद्रदमन वन जो है शाका रूलर है, वो सिंध के एरिया में, काठियावाड़ के एरिया में, मालवा के एरिया में, कोंकण के एरिया में यहाँ पर ही रूल कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गया। इन्होंने यहाँ पर सुदर्शन लेक को भी रिपेयर करवाया था, राइट, जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंटली रुद्रदमन इज द पर्सन, इज द रूलर जिन्होंने एक चेस्ट संस्कृत में एक यहाँ पर फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन यहाँ जारी किया था। चेस्ट संस्कृत मतलब प्योर संस्कृत। दिस वॉज अबाउट द शाकास। इतना ही है हमारे एनसीईआरटी, आर एस शर्मा सर की एनसीईआरटी में भी आपको इतना ही यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पार्थियंस के बारे में इतना ही जानना है क्या कि ओरिजिनली ये ईरान को बिलोंग करते थे। पार्थियंस मैंने बताया ईरानियंस हैं, ओरिजिनली वहां बिलोंग करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रूलर आप देखोगे वो कौन हो गया? गोंडो फर्नेस हो गया। इंपॉर्टेंट रूलर, एक चीज आपको जाननी है कि पार्थियंस का इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? इट इज गोंडो फर्नेस, है ना, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कि भाई एक टाइम ऐसा भी आया था जब सिंथियंस और जो पार्थियंस हैं वो एक साथ रूल करते हैं, इसलिए उनके रूल को हम लोग सिंथियंस को शाकास कहते हैं और पार्थियंस को पहलवास भी कहते हैं। तो ये लोग जब साथ में रूल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं साका पहलवा रूल, है ना, उसको क्या बोलते हैं? साका पहलवा रूल यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है। तो ये हमारा पार्थियंस को लेकर हो गया। चलिए अब बात आती है यहाँ पर कुषाणों की। ठीक है, तो हम लोग कुषाणों को यहाँ पर आइए जल्दी से कवर करते हैं कि क्या क्या बातें जो है हमें कुषाण में कवर करनी है। ठीक है, चलिए भाई कुषाणों की बात करते हैं। अब ये हैं आपके फोर्थ वाले जो आते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन भी है यहाँ पर। तो हम लोग इसको यहाँ देख चुके थे। तो ये इंडो ग्रीक्स हो गए, सिंथियंस हो गए, पार्थियंस हो गए। अब कुषाण की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आइए, ठीक है भाई, देखिए जरा कुषाण जो है मैंने आपको बता दिया। देखो वही बात है ना, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें मैं लिख चुका हूँ, वो मतलब मुंह से बता चुका हूँ, डायग्राम में बना चुका हूँ, इसीलिए फिर मैं उसको दोबारा से यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है। क्या? देखिए पहला चीज तो ये कि वन ऑफ द क्लैन थे ये यूजी ट्राइब के, है ना, वही यूजी ट्राइब जो चाइना में एंटर करना चाहती थी, है ना, यही यूजी ट्राइब को हम लोग तुछारियंस भी कहते हैं ना। ये यूजी ट्राइब जो है इन्हीं को तुछारियंस भी कहा जाता है, तुछारियंस भी कहा जाता है। ये वही ट्राइब है, कुशांस वही लोग हैं जिनकी ट्राइब है जो चाइना में एंटर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते इंडो ग्रीक्स भी भारत में आ गए, खत्म हो गए, सिंथियंस भी आए, खत्म हो गए, है ना, पहलवा के साथ रूल करते रहे, कुषाण भी अब आ गए हैं, अब कुषाण रूल कर रहे हैं। तो कुषाण की आप देखोगे यहाँ पर दो डायनेस्टी सामने आती है। एक डायनेस्टी है जिसको बोलते हैं कैटफाइसिस डायनेस्टी, ठीक है, और दूसरी डायनेस्टी यहाँ पर ऐसा आप देखोगे तो इट इज कनिष्का की। तो ही इज द रूलर, ठीक है, इसने खुद डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, इसको कनिष्का डायनेस्टी कहा गया, मतलब वो डायनेस्टी कनिष्का की थी, उसी का वो रूलर था। एक डायनेस्टी का नाम है दैट इज कैटफाइसिस डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी के अंदर दो रूलर्स बेसिकली आए, एक कैटफाइसिस वन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक आप काजुला कैटफाइसिस और दूसरा आप देखोगे वीमा कैटफाइसिस। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं कि आप देखोगे कि कनिष्का, ये कुषाणों की दो डायनेस्टीज। कुषाण कौन है? वह यूजी ट्राइब का एक क्लैन, है ना, क्लैन क्या होता है? छोटा होता है, कई सारे क्लैन मिलोगे ट्राइब बन जाएगी, है ना। तो यूजी ट्राइब का जो है एक क्लैन था कुषाण, ठीक है, वही कई सारे क्लैंस थे। ये क्लैन जो कुषाण है ये बड़ा एक्टिव था, ये बड़ा एक्टिव क्लैन थे। तो यहाँ पर कुषाणों की दो डायनेस्टीज, एक क्या नाम क्या है? कैटफाइसिस डायनेस्टी, और दूसरा कनिष्का की डायनेस्टी, कनिष्का का रूलर का नाम है, ये डायनेस्टी का नाम है। अब ये डायनेस्टी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दो रूलर्स थे, इसलिए ऐसा बोल दिया गया, राइट। तो यहाँ पर जो पहले रूलर है काजुला कैटफाइसिस, दूसरे है वीमा कैटफाइसिस। अब देखो मैंने ना इस लाइन के इसको उधर लिखा हुआ है, इसका मतलब वेस्ट की तरफ, भारत के वेस्ट की तरफ ये एक्सपैंड कर रहा है ना, ये एक्सपैंड कर रहा है। काजुला कैटफाइसिस एक्सपैंडेड वेस्ट ऑफ इंडस, है ना, तो मैंने इस लाइन के इधर लिखा है मतलब वेस्ट ऑफ इंडस, इधर लिखा है यानी भारत की तरफ लिखा है। तो वीमा कैटफाइसिस ने इंडिया के ईस्ट में एक्सपैंड किया, इंडिया के ईस्ट में एक्सपैंड किया, राइट। कनिष्का की बात करेंगे तो कनिष्का के टाइम में हम देखते हैं कि भाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्का के टाइम में यहाँ पर होती है ना, कश्मीर के अंदर होती है, ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम में कश्मीर में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर यू विल फाइंड कि बुद्धिज्म के यहाँ पर दो जो है यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक होता है यहाँ पर महायान बुद्धिज्म और एक होता है हीनयान बुद्धिज्म। अब बेसिकली यहाँ पर देखो महायान बुद्धिज्म मतलब ग्रेटर व्हीकल और हीनयान बुद्धिज्म मतलब लेसर व्हीकल। अब एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई यहाँ पर ये नहीं था कि कोई एक नाम रखा गया था कि लेसर व्हीकल है ये ग्रेटर व्हीकल है, बट ना ये कंपैरिजन वाली बात हो गई। कैसे ना, व्हाट इज हीनयान का कॉन्सेप्ट? हीनयान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए मान लीजिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बोधिसत्वा होते थे, है ना, वो लोग बोधिसत्वा जो दूसरों को हेल्प करेंगे,
है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर ये बोला गया, हीनयान का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हमें क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, हमें क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हीनयान बुद्धिज्म वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो सैल्वेशन का सबसे अल्टीमेट जो रास्ता है या फिर जो एंड है वो ये कि मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है। तो क्या होता है, इंसान जो है लिबरेट हो गया। लेकिन महायान बुद्धिज्म कह रहे हैं कि हम ग्रेटर व्हीकल हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्या बड़ा ऑब्जेक्ट है इनका, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, एक आदमी जो यहाँ पर क्या लिबरेशन की तरफ बढ़ रहा है, मोक्ष की प्राप्ति पहुंचने वाला है, वो उससे एक स्टेप पहले रुक जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, वो बोधिसत्वा बन जाएगा। और बोधिसत्वा बनने के बाद अब वो दूसरे लोगों को हेल्प करेगा सैल्वेशन अटेन करने में, मोक्ष की प्राप्ति करने में। तो ये बड़ा गोल उसको माना गया कि भाई दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करने में, तो ये बड़ा गोल हो गया। इसलिए यहाँ पर इसका नाम ग्रेटर व्हीकल हो गया, ये लेसर व्हीकल हो गया। तो कनिष्का के टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कश्मीर के अंदर हुई, और बुद्धिज्म के यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और कनिष्का की जो डेट है वो 78 एडी है, और इसी डेट से हम लोग उसको शाका एरा यहाँ पर कहते हैं। हालांकि ये शाका को रूलर नहीं है ना, ये पर डिफरेंट नाम है, यहाँ शाका ही कहा जाता है इसको, ये शाका एरा कहा जाता है, दैट इज शाका रूलर्स वो अलग है, ये शाका एरा कहा गया इसको, दैट इज 78 एडी इसका डेट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये बेसिक बातें यहाँ पर आपको कुषाण की पता होनी चाहिए। नाउ अब कुषाण को लेकर अगेन 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो कुषाण की पहली बात तो क्या ध्यान रखिएगा कि अब इनके टाइम पे भी क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स आए, लेकिन आप देखोगे मेटल की प्योरिटी की बात अगर करेंगे, मेटल की प्योरिटी, तो मेटल प्योरिटी वाज मोर देन दैट ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की कंपैरिजन में जो मेटल की प्योरिटी थी गोल्ड मेटल की, यानी गोल्ड कितना प्योर था, वो ज्यादा प्योर है इन द पीरियड ऑफ कुषाण देन इन द पीरियड ऑफ गुप्तास। गुप्तास भी यहाँ जारी करेंगे, गोल्ड कॉइन्स बहुत लार्ज नंबर में जारी होंगे, है ना, गोल्डन पीरियड होगा इंडिया का। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि कुषाणों के टाइम में जो मेटल की प्योरिटी है वो यहां पर ज्यादा है, गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी ज्यादा बेहतरीन, ठीक है। कुषाण के कॉइन हमको कई जगह मिलते हैं, है ना, कुषाण की कॉइन हमको नॉर्थ वेस्ट में श्रावस्ती कौशाम्बी, मतलब नॉर्थ वेस्ट में तो मिलते ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट श्रावस्ती, कौशाम्बी, मथुरा, बनारस, इन सब जगह हमको यहाँ पर कुषाणों के कॉइन मिलते हैं, विच शोज कि कुषाण के टाइम में ट्रेड जो है बड़ा जबरदस्त चल रहा था। अभी जो कुषाण के लोग हैं ना, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ऊपर से जो सिल्क रूट निकलता है ना, जिसको आज हम लोग देखते हैं कि चाइना बनाने की बात भी करता है, सिल्क रूट, है ना, जो कहता है ना सीपीईसी बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ना, जो बीआरआई की बात करता है वो, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करता है, तो वही सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट पे कब्जा किसका था, कुषाणों का था। अगर आपका कब्जा सिल्क रूट पे है, इसका मतलब ट्रेड जबरदस्त चल रहा था, है ना, कुषाणों का ट्रेड जबरदस्त था ही था। और आप देखोगे कुषाणों की यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, एक कैपिटल पेशावर में थी जिसको पहले पुरुषपुरा कहा जाता था, और दूसरी कैपिटल उनकी मथुरा में थी। तो कुषाणों को लेकर यहाँ पर ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब देखोगे 230 एडी के अराउंड रूलर्स जो थे कुषाण के, है ना, कुषाण पीरियड जो कुषाण के रूलर्स है। नाउ नॉर्थ वेस्टर्न और अफगानिस्तान की तरफ आप देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न और अफगानिस्तान जो फ्रंटियर है वहां पर ससानियन पावर्स का राइज हो रहा है, ससानियन पावर्स वहां पर राइज हो रही हैं, ठीक है। और एक तरफ आप देखोगे ससानियन पावर्स राइज हो रही हैं, तो बेसिकली कुषाण जो है वो अभी भी अब वो डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब ससानियन पावर्स का राइज होने का मतलब ये है कि कुषाणों की पावर डिक्लाइन हो रही है, राइट। फिर भी आप देखोगे कुषाण जो है स्टिल लिंगर्ड अराउंड काबुल, कपीसा, बैक्ट्रिया, कुछ जगह पे अभी भी वो लिंगर अपॉन कर रहे हैं, कुछ जगह पे अभी भी वो रह रहे हैं, बट फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडिया के, अफगानिस्तान के अराउंड आप देखोगे तो वहां नई पावर का उदय हो रहा है, इसको ससानियन पावर जहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कैसे कह सकते हैं कुषाण स्टिल लिंगर कहते करते होते रहे। जैसे आपको देखोगे यहाँ पर एक पैलेस मिला है तोपरक कुला खुरासन में, ठीक है, पैलेस हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो इस समय समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अभी भी कुषाण चल रहे थे। दूसरी बात, कुषाणों के अंदर इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई थी, इसका एडवांटेज जो है बाहर के लोगों ने यहाँ पर लिया, ठीक है। इस प्रकार से कुषाण का जो है वो डिक्लाइन भी यहाँ पर जो है हो जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आते हैं कि भाई ये जो सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पहुंचे थे भारत, उनका यहाँ पर क्या इंपैक्ट था, ये चीज और जान लीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री तो अपनी जगह है, लेकिन ये हिस्ट्री जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पहला चीज क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया के लोग जब भारत आए, यानी कि इंडो ग्रीक्स की बात कर रहे हैं सब, सारे सेंट्रल एशिया वाले लोग, यानी इंडो ग्रीक्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी इंडो ग्रीक्स की हो रही है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि सिंथियंस की होगी और पार्थियंस की होगी, कुषाणों की होगी, सभी की बात हो रही है। तो पहली चीज तो ये है कि स्ट्रक्चर और पॉटरी की बात करें, पॉटरी देखिए रेडवेयर इस्तेमाल हो रही है। सेंट्रल एशिया के लोग हम यहाँ पर आए तो हमारे पॉटरी थोड़ी सी चेंज हुई, हमारी पॉटरी देखिए रेडवेयर पॉटरी हो गई है। और हम देखेंगे कि हमने बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो फ्लोरिंग कर रहे हैं ना घरों के अंदर हम लोग, तो बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखोगे रूफ, छतों के लिए और फ्लोर के लिए हम लोग यहाँ टाइल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया के कंटैक्ट में आने से ये फर्क पड़ा कि हमारे यहाँ जो रूफिंग है और जो टाइल्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारा फ्लोरिंग है वो आप देखोगे तो बर्न्ड ब्रिक से किया जा रहा है, ये एक बड़ा इंपैक्ट था। इसके अलावा देखोगे कि हमारी कैवेलरी जो अभी तक भारत में थी, अब
जब ये लोग आए, सेंट्रल एशिया के लोग जब भारत आए, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट इंडिया में हुआ, तो हम देखते हैं कि कैप्स, हेलमेट्स, है ना, ट्राउजर्स, है ना, यानी कि टर्बन्स, पगड़ी वाला, शेरवानी टाइप की चीजें, लंबे लंबे कोट पहनते थे लोग, वो सब चीजें यहाँ पर जो है इंडो ग्रीक्स की वजह से भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। थर्ड चीज, कुषाण ने सिल्क रूट को कैप्चर किया हुआ था, तो बट ऑब्वियस सी बात है, सिल्क रूट कैप्चर है मतलब ट्रेड बहुत तेज बढ़ेगा, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी और कॉइन्स भी यहाँ पर बड़े तेजी से ग्रो करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से जबरदस्त यहाँ पर जो है सिस्टम चल रहा था। पॉलिटी की बात करेंगे सेंट्रल एशिया वालों की, तो देखिए मैंने बताया था कि जो अब ये पॉलिटिक ऐसी थी, इन्होंने अपने जो प्रोविंसेस है उसको सत्राप में डिवाइड कर रखा था, सत्राप्स, है ना, इसको बोलते थे सत्रापी सिस्टम। सत्राप का मतलब ही होता है प्रोविंस, तो इनके जो प्रोविंस है उसको बोलते थे सत्रापी, सत्रापी सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो सिस्टम था यहाँ पर इनका, यानी सेंट्रल एशिया वालों का, ये लेस सेंट्रलाइज था। अगर हम बात करेंगे मौर्यास की, तो उस वक्त टोटली सेंट्रलाइज सिस्टम चलता था, लेकिन यहां पर आप देखिए तो लेस सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, यानी कि क्या फादर और सन एक साथ रूल कर रहे हैं, है ना, माइट बी रूलिंग एट सम अदर, सम मतलब हम कह सकते हैं ना, सम रूलिंग एट सम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर रूल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पावर जो है शेयर है यहाँ पर। तो दो लोग एक साथ रूल कर रहे हैं, इसका मतलब दो लोग एक साथ रूल कर रहे हैं, दोनों की पावर्स यहाँ पर क्या है, बटी हुई हैं, तो लेस सेंट्रलाइजेशन वाला यहाँ पर एंगल हो गया। तीसरी बात ये, सेंट्रल एशियन रूलर जो थे वो अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते थे। जैसे हमने अशोका को देखा, तो अशोका ने टाइटल लिया था देव नाम प्रिय, है ना, बिलव्ड ऑफ गॉड, देव नाम प्रिय, राइट, ऐसा टाइटल था। लेकिन यहां पर ये टाइटल ले रहे हैं सन ऑफ गॉड, हम तो गॉड के सन ही है सीधे, है ना, इस तरह की बातें हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, तो अब ये जो लोग आए हैं, यानी कि इंडो ग्रीक्स आए, है ना, फिर शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, ये सोसाइटी में फिट कहाँ होंगे, है ना, जब भी भारत आए तो ये भारतीय कल्चर में मिक्स कर गए, राइट, तो इनका इंडियनाइजेशन हो गया, इसको बोलते हैं इंडियनाइजेशन होना, यानी कि आए तो बाहर बाहर से थे, लेकिन भारतीय कल्चर में मिक्स हो गए, तो ये इंडियनाइज्ड हो गए। तो ये सारे लोग इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियन, कुषाण, दे बिकेम इंडियनाइज्ड। ठीक है, ये इंडियनाइज यहाँ पर हो जाते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट, एक तो ये ध्यान रखिएगा ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया गया था। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एशिया के वाले के लोगों के द्वारा, यानी कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट जो हुए, इसमें देखिएगा यहाँ पर कुछ किताबें हैं, जैसे बुद्ध चरिता हो गया, है ना, सौदरानंद हो गया, बुद्ध चरिता, सौदरानंद, इसको किसने लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है अश्वघोष ने, इसको लिखा है अश्वघोष ने। फैक्ट्स है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कुछ टेक्स्ट है, महावस्तु हो गया, दिव्यादना, ये कुछ टेक्स्ट के नाम है, सेंट्रल एशिया के टाइम में यहाँ पर आए। देन कुछ सेक्युलर लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल कामसूत्र, कामसूत्र रिटन बाय वत्स्याना, रिटन बाय वत्स्याना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेक्युलर लिटरेचर हो गया। ये क्या हो गया, सेक्युलर लिटरेचर हो गया। तो लिटरेचर की बात ये हो गई। अब आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी, साइंस की बात करिए, यहाँ पर देखिए चरक, अब चरक ने यहाँ पर किताब लिखी चरक संहिता, ये किताब किस पे है, ये किताब है आपकी मेडिसिन के ऊपर, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। देन उसके बाद सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता किसने, सुश्रुता संहिता किसने लिखी है, सुश्रुता ने लिखी है। ही इज बेसिकली द बुक ऑन, इट्स अ बुक ऑन सर्जरी, ये सर्जरी पे किताब है। ठीक है, साइंस की कितना डेवलपमेंट चल रहा था ये देखिए आप, राइट। तीसरी बात, औषधि, ये बेसिकली प्लांट्स है, ये किताब है प्लांट्स इन संस्कृत। ठीक है, यहाँ पर उसको औषधि बोलते हैं ना, औषधि है ना, ये जड़ी बूटी औषधि, तो ये औषधि यहाँ पर संस्कृत में प्लांट्स इन संस्कृत हो गया। तो ये साइंस की बात हो गई। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ लेदर का काम जो शुरू हो गया था, ग्लास वर्क का काम शुरू हो गया था, है ना। रोमन कॉइन्स को हम लोग इमिटेट कर रहे थे, यानी कि उसको कॉपी कर रहे थे, है ना, तो वो हम लोग इमिटेशन कर रहे थे, हम लोग ये सब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि हम कॉपर के कॉइन्स को अब इमिटेट यहाँ पर जो है कर पा रहे थे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में अब आ गई होगी। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर शुरू करते हैं हम लोग सातवाहनास को। चलिए सातवाहनों के बारे में यहां पर पहले हम लोग बेसिक चीजों को देखेंगे। सातवाहनास यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या कैसे आए और कहां आए, ये सब समझेंगे। देखिए सातवाहनों के बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात ये है कि दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ मौर्यास। ठीक है ना, ये लोग फ्यूडेटरी हैं, इसके फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास। ये मौर्यास के यहां पर क्या हो गए, फ्यूडेटरी हो गए। मौर्यास के क्या हो गए, फ्यूडेटरी हो गए। यानी कि मैंने बताया फ्यूडेटरी का मतलब क्या हो गया कि अधीन थे। मौर्यास के क्या थे, मौर्यास के ये अधीन है, राइट, मौर्यास के अंडर में आ रहे हैं, तो ये फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास हो गए। पहली चीज तो ये। तो जब मौर्यास यहां पर क्या हुए, जब मौर्यास जब वीक पड़ना शुरू होते हैं तो सातवाहनास अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब जरा देखते हैं कि कैसे यहां पर ये लोग माइग्रेट करके पहुंचते हैं। जरा समझिएगा इस चीज को दोस्तों, समझिएगा जरा, देखिए यहां पर
ठीक है, चलिए चलिए समझिए जरा। देखिए, ये कहा गया कि पहले यहां पर जो यहाँ यमुना नदी बह रही है ना, तो ये यमुना नदी के यहीं पर कहीं रहते होंगे ये लोग, ठीक है, दे यूज्ड टू लिव हियर समवेयर, और फिर ये लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए होंगे अपर गोदावरी वैली में, यहाँ पर रूल करने लगे होंगे। तो दे स्टार्टेड टू रूल वेयर, दे स्टार्टेड रूल इन द अपर गोदावरी वैली। ये शिफ्ट हो गए होंगे, अपर गोदावरी वैली की तरफ आ गए होंगे। रूल क्या कर रहे होंगे, मतलब बस रहने लग गए होंगे, अपर गोदावरी वैली में रहने लग गए होंगे। पहले कहाँ रह रहे हैं, पहले ये आपके यमुना नदी के किनारे यहाँ पर रह रहे हैं, यमुना रिवर के किनारे यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको समझ में आया होगा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ नहीं ऊपर चलते हैं, तो ये यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, इस जगह पर रूल करने लगे होंगे, तो ये यहाँ पर आ गए होंगे। तो बेसिकली जब यहाँ आ गए तो अब यहाँ से ये सातवाहन जो है वो रूल कर रहे हैं। और जब एक बार आप देखोगे कि पहले यहाँ रूल कर रहे हैं, और आप देखोगे कि मौर्यास डिक्लाइन करेंगे, तो अब ये धीरे धीरे अपना एरिया एक्सपैंड करके और ये इतने बड़े एरिया में यहाँ पर अब रूल करना शुरू करेंगे। ये एरिया किसका हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा सातवाहनास का, ये एरिया हो जाएगा आपका किसका, सातवाहनास का एरिया यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, सातवाहनास कहाँ से आए। अब आइए जरा इसके बारे में कुछ और बेसिक बातों को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, सो अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बस समझ में आ गया कैसे कहां से सातवाहनास पहुंचते हैं नीचे। आइए अब बात करते हैं इसके सोर्सेस को लेकर, है ना, अब बात करते हैं हम लोग इनके सोर्सेस को लेकर। जस्ट अ मिनट, देखिए तो हमें सातवाहनों के बारे में पता कैसे चलता है। देखिए सबसे पहली बात, सीधा सवाल है कि सर सातवाहन के बारे में पता कैसे चला। तो सातवाहन के बारे में देखिए, यहाँ पर अशोका का जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें आप देखोगे तो अशोका जो है वो सातवाहनों को बॉर्डर किंगडम कह के कहता है। बॉर्डर किंगडम की हमारे बॉर्डर किंगडम है, ये हमारे फ्रंटियर स्टेट्स हैं, है ना, बॉर्डर किंगडम बोलता है, फ्रंटियर स्टेट्स बोलता है। और कहा कि ये लोग भी जो हैं हमारे जो फ्रंटियर स्टेट्स वाले लोग हैं ये धम्म को फॉलो कर रहे हैं। ये हमको अशोका के थ्रू पता चलता है, अशोका के रॉक एडिक्ट 13 के थ्रू पता चला। तो एक नाम हमें समझ में आया कि हाँ सातवाहनों का नाम आ गया। ऐसे ही आप देखोगे कि हमको यहाँ पर पता चला है ऋग्वेद के थ्रू, है ना, क्या कि भाई पहले ये लोग यमुना रिवर के किनारे रहते थे, फिर बाद में ये लोग गोदावरी रिवर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो गए, है ना, फिर उसके बाद ये अपर डेक्कन में आ गए होंगे। तो ये बात की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है हमको, ये हमको मिलती है ऋग्वेद के थ्रू, है ना। ऋग्वेद में अटैच्ड एक ब्राह्मणा है, इसको बोलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मणा, है ना, ये टेक्स्ट है। तो ऋग्वेद के साथ अटैच्ड एक हर वेद के अटैच्ड एक ब्राह्मणा होते हैं, है ना, कुछ टेक्स्ट होते हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं एक तरीके से। तो ऋग्वेद के साथ जुड़े हुए जो है दैट इज ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मणा में हमको देखने को मिलता है अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ पर इनको आंध्रास करके यहाँ पर बोला गया है ना कि भाई ये लोग जो है यहाँ पर आके रह रहे हैं, ठीक है, अपर डेक्कन एरिया में रह रहे हैं। तो एक तो हमको ऋग्वेद से पता चलता है सातवाहनों के बारे में। तीसरी तरीका क्या है कि जो पुराण है ना, पुराणों में इनको आंध्र भृत्य कहा गया है, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि भृत्य का मतलब होता है सर्वेंट्स, है ना, भृत्य का मतलब क्या होता है, भृत्य। तो यहाँ बेसिकली हो सकता हो इसका मतलब ये हो कि भाई आंध्रा के सर्वेंट्स हो सकता हो ये क्या हो, ये कुछ रूलर्स रहे हो वहां के, सातवाहन जो है वो आंध्रा के रूलर्स रहे हो, लेकिन वो वहां का अपने आप को सर्वेंट्स बोलते हो, है ना, होता है ना कि भाई हम तो सर्वेंट है, लेकिन दे आर रूलर्स, दे आर एवरीथिंग, करता धरता वही है, लेकिन तरीका होता है हम्बल होके बोलने का कि हाँ भाई हम तो भाई सर्वेंट है, हम तो भाई सर्व कर रहे हैं, बस हम तो कार्यकर्ता है ना, इस तरह की बात हो गई। तो हो सकता हो कि सर्वेंट्स ऑफ आंध्रा कहे जाते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं नहीं ये सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यास रहे होंगे, भृत्य सबऑर्डिनेट, है ना, आंध्र भृत्य, तो ये सबऑर्डिनेट रहे हो मौर्यास के, ये भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से भी कुछ कुछ बातें जो है वो सातवाहनों के बारे में पता चलती हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी पुराण है, जैसे हमको मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया, हमको इनसे जो है यहाँ पर सोर्सेस के बारे में पता चलता है सातवाहनों के, कि सातवाहनों के यहाँ पर क्या क्या सोर्सेस जो है वो थे, मतलब कैसे हमको पता चलता है सातवाहनों के बारे में, वो ये तीन चीजें यहाँ पर है। चलिए अब एक्चुअली आप देखोगे तो हिस्टोरियंस में एक डिवीजन है, यहाँ पर बहुत क्लैरिटी से पता नहीं चलता है कि सातवाहन के कितने रूलर्स रहे होंगे, है ना कहीं नंबर जो है वेरी करता है। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि यहाँ 25 रूलर्स रहे होंगे, कुछ कहते हैं कि 30 रूलर्स रहे होंगे, ठीक है। और जो जो डिस्प्यूट है वो नंबर ऑफ रूलर्स के साथ साथ आप देखोगे वो डिस्प्यूट इस चीज को लेकर भी है कि उनका टाइम पीरियड क्या होगा सातवाहनों का। तो सातवाहनों का कई बार हम देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट नोन, स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर यहाँ पर हिस्टोरियंस क्या है, डिस्प्यूटेड है, स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर डिवाइडेड है कि इनका रूल शुरू कब हुआ। लेकिन एक बात जो सभी हिस्टोरियंस के अंदर कंफर्मिटी से मतलब सब लोग मानते हैं वो ये
कि इनका एंडिंग पॉइंट इज 220 एडी, 220 एडी के आसपास ये है जो खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो एक लॉजिक लगाई जाती है कि मान लीजिए अगर 25 राजा होंगे, एक राजा का रूल अगर आप जोड़ लीजिए कि एग्जाम्पल 15 साल रूल किया होगा, तो लमसम आप सोच सकते हो कहां से शुरू किए होंगे, है ना। या फिर मैं कह सकता हूं 30 रूलर होंगे और मान लीजिए 10 साल रूल किया, तो 300 साल तो एटलीस्ट रूल किया होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें, है ना, तो एक रफली यहां पर समझ में आता है कि सातवाहन ने लगभग 300 से लेकर 400 450 सालों तक यहां पर जो है एटलीस्ट रूल किया होगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पता है कि 220 एडी जो है वो इनका एंडिंग पॉइंट यहां पर है। अब दोस्तों यहां पर सातवाहनों का जो सारे रूलर्स है ना, मतलब वो उनके बारे में आइए हम लोग यहां पर सारी एक चार्ट के अंदर इसको बना लेते हैं और फिर आपको पूरा क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगा। यही चीज जो है वो आपके एग्जाम एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो बहुत सारे रूलर्स हैं, 25-30 रूलर्स हैं, सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं, सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही रूलर्स को पढ़ना है। अगर हम बात करें पहले रूलर की, तो वो है सिमुक। सिमुक, यहां पर सिमुक के बारे में पता रखिएगा कि भाई ये जो है फाउंडर है इस पर्टिकुलर सातवाहन डायनेस्टी की। पहला चीज तो ये है, एंड ये जो है ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मणिज्म को यहां पर फॉलो करते हैं। ठीक है, बात यह ध्यान रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंटली ऑल्सो सिमुक जो आप देखोगे तो ये अदर रिलीजन के लिए भी काफी टॉलरेंट है, दूसरे रिलीजन को भी यहां पर मानते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए टॉलरेंट है। तो टॉलरेंट टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, है ना, बाकी रिलीजन के लिए भी यहां पर ये टॉलरेंट है। तो ये हो गए सिमुक। सिमुक के बाद जो गद्दी बैठेंगे, सिमुक के बाद जो गद्दी बैठते हैं, तो आप देखोगे ही इज कान्हा। ठीक है, इनके अगले जो रूलर हो गए कान्हा। एक्चुअली आप देखोगे तो सिमुक का जो लड़के हैं श्री सातकर्णी, वो अभी माइनर है, तो आप देखोगे कि चाचा जी जो है एक तरह से गद्दी बैठ गए कान्हा। एंड ही बेसिकली कैप्चर्स नासिक को आप देखोगे तो ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, नासिक का एरिया कैप्चर कर लेते हैं। ये सारा जो एरिया है ना, ये कहानी जो चल रही है ये सारे रूलर्स की, वो इसी के अंदर चल रही है, इसी कहानी के अंदर सब चीजें घटेंगी। यानी कि जो रूलर्स हैं, मैंने आपको बताया सिम, या आपके पहले रूलर जो हो गए, है ना, सिमुक हो गए, फिर उसके बाद सेकंड मैंने बताया कान्हा। तो जितने भी रूलर्स बताऊंगा वो सारे इसी के अंदर यहाँ पर सारे कार्यक्रम चल रहे होंगे। ठीक है, साकाश को मैंने यहाँ बताया था, यहाँ भी रूल करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। साकाश यहाँ कहीं तो रूल कर रहे हैं, कई जगह साकाश रूल कर रहे हैं, बट अभी हम सातवाहनों की बात कर रहे हैं। तो सातवाहन के रूलर्स हैं, उनकी बात हो रही है। सातवाहन कहां से आए, क्लियर हो गया कि दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ मौर्य, है ना। मौर्य जो इतने बड़े एरिया में रूल कर रहे थे, उनके फ्यूडिटरीज रहे होंगे। मौर्य जब डिक्लाइन किया तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हर कोई यही कोशिश करेगा, क्यों हम किसी के बंदिशों में बंधे हुए हैं, है ना। तो हम लोग जैसे ही हमने देखा कि भाई मौर्य एम्पायर वीक हो रहा है, तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। राइट, तो यहां जब डिक्लेयर हुआ तो सातवाहनों के पहले रूलर कौन हुए, वो हुए सिमुक। ठीक है, और दूसरे रूलर कौन आए, दूसरे रूलर आए यहाँ पर कौन, कान्हा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे तो नासिक को कैप्चर कर लिया। पहला चीज जो यहाँ पर स्टेप था इनका, नासिक को कैप्चर किया गया। इसके बाद सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स जो आते हैं सातवाहनों के, उनका नाम है श्री सातकर्णी। क्या नाम है इनका, श्री सातकर्णी। ये यहां पर जो है श्री सातकर्णी जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। किसके, ये इंपॉर्टेंट रूलर है आपके सातवाहनों के। अब इनको लेकर यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है काफी ज्यादा एरिया को कैप्चर किया हुआ है ना। मालवा वगैरह का एरिया आप देखोगे तो वो भी कुछ कुछ कैप्चर कर लिया है इन्होंने, है ना। ये कैप्चर्ड मालवा, है ना, इन्होंने कैप्चर किया यहाँ पर किसको, कैप्चर्ड मालवा। मालवा के एरिया को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, मालवा का एरिया कैप्चर कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि नॉट ओनली दिस कुछ और एरियाज को कैप्चर किया, जैसे फॉर एग्जांपल अकारा, जैसे फॉर एग्जांपल अनूपा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे विदर्भ का रीजन है, विदर्भ। ये सारा एरिया जो है श्री सातकर्णी ने यहां पर जो है वो क्या किया है, उसको जीत लिया है। ठीक है, अकारा मतलब अपर नर्मदा वैली, ये आपका जो है अपर नर्मदा वैली। ठीक है, और ये आपका लोअर नर्मदा वैली, लोअर नर्मदा वैली। ठीक है, ये आपका लोअर नर्मदा वैली। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, विदर्भा हो गया। क्या हो गया, विदर्भा हो गया। ठीक बात है। विदर्भा को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको भी बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा, अनर्था। अनर्था कहा जाता है। ठीक है, इसको अनर्था कहा जाता है। तो ये कुछ एरियाज है ना, आप देखोगे सौराष्ट्र का एरिया भी कैप्चर कर लिया है उन्होंने, सौराष्ट्र का एरिया भी कैप्चर किया हुआ है, किसने, श्री सातकर्णी ने।
तो बेसिकली बहुत बड़े एरियाज को श्री सातकर्णी ने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था। और इसीलिए आप देखोगे कि ये एरियाज को जो कैप्चर किया श्री सातकर्णी ने, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब इस बात का जिक्र कि श्री सातकर्णी ने इतने सारे एरिया को जीत लिया है, इस बात को उनकी वाइफ जो थी नागामिका, है ना, आप देखोगे यहां पर वाइफ थी श्री सातकर्णी की, ठीक है, इनकी वाइफ है यहां पर नागानिका, नागानिका। तो नागानिका ने इस बात को जो है लिखवाया हुआ है ना, इंस्क्राइब करवाया गया है, कहां पर, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में इस बात का जिक्र करवाया गया है, किया गया है कि श्री सातकर्णी ने जो है इतने सारे एरियाज को क्या किया है, कैप्चर किया है, और फिर 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। इसलिए आप देखोगे कि श्री सातकर्णी को दक्षिणा कथापति कहा जाता है। थोड़ा सा यहां पर स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा लिख देता हूं, दक्षिण मतलब दक्षिण का लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, दक्षिणा कथापति, यानी कि लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जो हमारे लिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो है 17। तो ये आपके पहले रूलर हो गए, ये सेकंड हो गए, फिर थर्ड हो गए। इसके बाद हमको बीच में जितने भी रूलर्स थे उनकी जानकारी हमको नहीं मिलती है, फिर हमको जो छोटी जानकारी मिलती है वो मिलती है इनके 17th रूलर की, जिनका नाम था हल या हाला, ठीक है ना, इनका नाम था हल। इनके बारे में एक किताब हमको मिलती है जिसका नाम है यहाँ पर गाथा सप्तशती, है ना, गाथा सप्तशती। तो जो यहाँ पर किताब है गाथा सप्तशती, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हाला का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज 20 से 24 एडी, 20 से 24 एडी। देखो ये कन्फर्मिटी से टाइम पीरियड बताया जा रहा है, बाकी का हम टाइम पीरियड नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज हमको ओरिजिन पॉइंट नहीं पता कि कब शुरू हुआ था। तो हमें सिमुक का टाइम पीरियड नहीं पता, हमें कान्हा का टाइम पीरियड नहीं पता, हमको श्री सातकर्णी का टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन हाँ हमको कोई सोर्सेज से हाला का टाइम पीरियड पता चलता है कि ही इज द 17th रूलर। तो इनका जो रूल है वो 20 से 24 एडी के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये बात होपफुली आपको यहां समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगले यहां पर रूलर बैठे वो इंपॉर्टेंट रूलर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अगेन कई सारे गैप्स के बाद हल के बाद जो रूलर आए थे हला, इनके कई सारे गैप्स के बाद आप देखोगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमको पता चलता है। अब यहां पर गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उन्होंने एक शक रूलर को हरा दिया है। यहां पर एक शाका रूलर था, जैसे हमने देखा था ना कि रुद्र दमन एक शाका रूलर है ना, रुद्र दमन 1 एक शाका रूलर है, वैसे यहां पर एक शाका रूलर है। और शाका रूलर का नाम क्या है, शाका रूलर का नाम क्या है, यहां पर शाका रूलर का नाम यहां पर है, शाका रूलर का नाम यहां पर है, प्लीज नोट करिएगा, नहपाण, नहपाणा, नहपाणा। और ये एक वेस्टर्न क्षत्राप है, ही इज बेसिकली शाका रूलर, मतलब ये एक वेस्टर्न क्षत्राप कहा जाता है, वेस्टर्न क्षत्राप है ये, है ना, वेस्टर्न क्षत्राप है ये। तो यहां पर ऐसा पता चलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहापाणा को हरा दिया है और उसकी पूरी वंश को, पूरे लीनियज को खत्म कर दिया। अब ये बात कैसे पता चलती है, ये बात ऐसे पता चलती है कि हमको नासिक के अराउंड यहां पर कम से कम 8000 ऐसे कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। वी गॉट टू नो हैव 8000 कॉइन्स, है ना। उन कॉइन्स में आप देखोगे तो क्या है, उन कॉइन्स में आप देखोगे क्या मिलता है हमको कि पहले उस सिक्के पे नहपाणा की फोटो लगी थी और बाद में उस नहपाणा की फोटो के ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी की फोटो लग गई है। तो ऐसा तभी हो सकता है कि पहले नहपाणा रूल कर रहे हो और बाद में उनको हरा दिया गया हो, फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी इमेज जो है उस पर लगवा दी गई हो, है ना। तो हमको यहाँ पर मिलती है, यानी कि नापाण की फोटो, नहपाणा की यहाँ पर पिक है, फोटो है, उसके ऊपर उसको काट के यहाँ पर जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीएस लिख दिया मैंने, गौतमी पुत्र सातकर्णी की यहाँ पर इमेज लग गई है, ठीक है। ये बात हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, इन्होंने
मालवा को अपने अंडर यहां पर मिला लिया है। इनका एक तो रूल का टाइम पीरियड लिखिएगा 106 से लेकर 130 एडी। अब हम लोग एडी में आ गए, ध्यान रखना, एडी में आ चुके हैं, यहां पर एडी में आ गए। मैंने क्या बताया इनके टाइम पीरियड में क्या बड़ी चीज हुई कि इन्होंने यहां पर मालवा को यहां पर क्या कैप्चर किया है ना, और अपनी टेरिटरी को रिवर कृष्णा तक पहुंचा दिया है। तो इन्होंने मालवा को भी कैप्चर कर लिया है, ये बड़ी बात हो गई है ना। मालवा जो पहले भी कैप्चर हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, फिर यहां पर कहीं बाद के रूलर्स के टाइम में हाथ से निकल गया मालवा। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा को रिकैप्चर किया, ठीक है, इसको यहां पर क्या किया, रिकैप्चर किया। प्लस प्लस अपनी टेरिटरीज को, जो उनकी टेरिटरीज हैं गौतमीपुत्र की, उसको एक्सटेंड किया है कहां तक, टिल कृष्णा रिवर के माउथ, कृष्णा रिवर तक, ठीक है, टिल माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, माउथ ऑफ कृष्णा रिवर तक आप देखोगे कि अपनी टेरिटरी को यहां पर क्या किया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको एक्सपैंड किया है ना। ये सब बातें जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं, है ना, ये सब बातें जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं, इन सब को यहां पर इंस्क्राइब करवाया गया है, ठीक है, इन सब के बारे में जिक्र करवाया गया है नासिक इंस्क्रिप्शन में। नासिक इंस्क्रिप्शन में इन चीजों का जिक्र जो है यहां पर किया गया है, ठीक है, ये बात यहां ध्यान रखिएगा। नासिक इंस्क्रिप्शन में इस बात का जिक्र किया गया। और यहां पर जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उनकी मदर है जिनका नाम है गौतमी बालासारी, गौतमी बालासारी, विच शोज क्या, ये शो कर रहा है कि गौतमी बालासारी मतलब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम पड़ा है, वो अपनी मां के नाम पे इन्होंने नाम रखा है। गौतमी पुत्र यानी गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र है ये, तो नाम लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी, राइट। तो ही इज द सन ऑफ गौतमी बालासारी। और गौतमी बालासारी जो इनकी मदर है ना, एक तरह से आप देखोगे कि ये मदर जो है, मतलब ये शो कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मदर्स की जो है, मतलब फीमेल्स की यहाँ पर बात चलती है। तो यहाँ पर कुछ मैट्रिलिनियल सिस्टम चल रहा होगा, है ना, मैट्रिलिनियल सिस्टम। बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि पावर जो है वो सन को ही डिवॉल्व होती थी, है ना, जो पावर जो है वो सन को ही डिवॉल्व होगी, है ना। मैट्रिलिनियल सिस्टम का एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन सोसाइटी जो है वो स्टिल, सातवानों की सोसाइटी स्टिल पैट्रियार्कियल ही है, पैट्रियार्कियल ही सोसाइटी यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में यहां पर ध्यान रखिएगा, अबाउट द नाहपाण वाला एपिसोड, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगले रूलर यहां पर आते हैं, इनके बारे में हमको यहां पर पता होना चाहिए, प्लीज उसको भी यहां पर लिख लीजिए। ये दो रूलर्स और बचे हैं, इसके बाद हमारा ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। एक होगा यहां पर वशिष्ठ पुत्र पुलायामी, वशिष्ठ पुत्र पुलायामी, वशिष्ठ पुत्र पुलायामी, ठीक है ना। वशिष्ठ पुत्र पुलायामी जो है, ये इनके बारे में एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, इनका रूल जो है वो 130 से लेकर 154 एडी के बीच का है। तो ये भी लिख लीजिएगा, जो हमें पता है टाइम अच्छे तरीके से, ठीक है। 130 से लेकर 154 एडी याद करना है क्या, नहीं, बहुत याद नहीं करना है। जैसे आप देखोगे 106 से लेकर 130 एडी पता है हमको, और फिर उसके बाद हमको पता है 130 एडी से 154 एडी। तो मतलब वशिष्ठ पुत्र पुलायामी एक इमीडिएट आफ्टर गौतमी पुत्र सातकर्णी हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अपनी नेवल पावर पे बहुत ध्यान दिया, ठीक है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये था कि इन्होंने अपनी नेवल पावर को बड़ा ध्यान दिया। कैसे हम कह सकते हैं कि नेवल पावर पे फोकस किया होगा, क्योंकि जो क्वाइंस मिले हैं ना, है ना, क्योंकि जो हमको यहाँ क्वाइंस मिले हैं, उन क्वाइंस पे हम देखेंगे तो नेवी यहाँ पर बनी है, नाव, बोट्स यहाँ पर जो है बनी हुई है, विच शोज कि वशिष्ठ पुत्र पुलायामी ने जो है वो नाव या नेवल पावर पे खासा ध्यान जो है वो दिया होगा। लेकिन यहां पर एक बात और है कि इनकी जो यहां पर लड़ाई है ना, वो किससे हो रही है। जैसे यहां पर हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी की लड़ाई जो है वो एक शाक रूलर से हुई, दैट इज नाहपाण से हुई, है ना। वैसे ही आप देखोगे वशिष्ठ पुत्र पुलायामी के सामने जो शाक रूलर थे, है ना, जो शाका रूलर थे, वो थे रुद्रदमन वन, है ना। वो कौन है, वो है यहाँ पर रुद्रदमन वन। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार चलता जा रहा है ना। लेकिन रुद्रदमन वन जो है ये अपने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इस बात को लिखवाते हैं, है ना। ये इनका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, जूनागढ़ में जो इनका इंस्क्रिप्शन है उसमें ये लिखवाते हैं रुद्रदमन कि मैंने जो है वशिष्ठ पुत्र पुलायामी को 2 बार डिफीट किया है, लेकिन मैं उसको फिर भी हरा नहीं पाया हूं, है ना, मैं उसको हरा नहीं पाया हूं। अब देखो कई बार आप देखोगे, गूगल करोगे तो यू माइट फाइंड कि ये व्यक्ति यहाँ पर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी हो, है ना, जो कि शायद इनके फादर रहे होंगे, ऐसा कुछ था यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आप ये देखोगे कि भाई एक बड़ा फैक्ट और है कि वशिष्ठ पुत्र पुलायामी की शादी जो हुई थी वो रुद्रदमन की बेटी से हुई थी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया कि वशिष्ठ पुत्र पुलायामी जो है ना, ही वॉज मैरिड टू डॉटर ऑफ
रुद्र दमन, ये फैक्ट जो है वो देखने को मिलता है कि रुद्र दमन वन की बेटी से यहां पर इनकी शादी होती है, ठीक है। और इसी वजह से पता चलता है कि रुद्र दमन जो है वो अपने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बात लिखते हैं कि मैंने वशिष्ठ पुत्र पुलायामी को 2 बार हराया है, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस मैंने यहां पर डिफीट किया है, ठीक है, बट मैं उनको कंप्लीटली हरा नहीं पाया हूं, है ना, मैंने 2 बार डिफीट किया बट टोटली मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भाई ये कौन थे? ये दामाद थे इनके, तो कैसे एलिमिनेट कर देते, है ना, बेटी ब्याही थी। तो बेसिकली यहां पर ये एक फैक्ट है कि भाई बेटी तो ब्याही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब ये बात तो यहां पर आती है जो मैं भी पढ़ रहा हूं। बट कई जगह क्या होता है कि ये फैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी थे, है ना, जिन्होंने रुद्रदमन को यहाँ पर जो हारे थे, यहाँ पर जो लड़ाइयां हुई थी, है ना, वो ऐसा भी फैक्ट आता है, एक बार उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या बेटी जो है, डॉटर जैसे शादी हुई, उस डॉटर ने भी आप देखोगे तो ये बात मेंशन कराई है कि भाई मेरे पापा ने जो है वो इनको जो है हरा दिया है, हस्बैंड साहब को हमारे, है ना, हस्बैंडा को हरा दिया है, लेकिन हस्बैंडा को हराने के बाद मारा नहीं पापा ने हमारे, मतलब ऐसा नहीं किया कि मार दिया हमको, ऐसा कर, ऐसा नहीं हुआ है ना। ये बात जो है वाइफ ने लिखवाई है कहां पर? कन्हेरी केव्स में। इस चीज को कन्हेरी केव्स में यहाँ पर जो है मेंशन करवाया गया है ना, ये बात को यहाँ पर मेंशन करवाया गया कन्हेरी केव्स के अंदर, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द मैट्रीमोनियल रिलेशंस, है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो मैट्रीमोनियल रिलेशंस थे, मैट्रीमोनियल रिलेशंस थे, जिसकी वजह से ये एलिमिनेशन जो है नहीं हो पाया वशिष्ठ पुत्र पुलायामी का बाय रुद्र दमन, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक नाम और आएगा एंड दैट इज लास्ट वन, दैट इज यज्ञ श्री सातकर्णी, है ना, इट इज यज्ञ श्री सातकर्णी। और इनके बारे में एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भाई ये लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स रहे, इसके बाद भी और रूलर्स आए बट ही वाज वन ऑफ द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, जो बेसिकली इन्होंने मालवा को फिर से रिकवर किया। मालवा फिर हाथ से निकल गया था और फिर से रिकवर्ड मालवा, फिर से मालवा को रिकवर किया गया था, दैट वाज बाय श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। तो यही है सारा हिस्ट्री जो सातवाहनों का था दोस्तों, और इसी के साथ हमारा जो ये पोस्ट मौर्य का पीरियड है वो भी यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग अगेन चैप्टर था, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता, नहीं लिखता, तो ये मेरे ख्याल से इट वुड हैव क्रॉस्ड इजीली 2.5 आवर्स के अप्रॉक्स चला जाता, 2.25 घंटे चला जाता। तो अभी अच्छा है कि कम हो गया है, आप लोग अगर देखोगे बार बार समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो मैप्स के थ्रू और डायग्राम बना बना के मैंने आपको ऑलरेडी इसके बेसिक फंडा पहले क्लियर किए, उसके बाद बस चीजें जो हैं उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है। तो परेशान ना होइएगा कि अरे सर नहीं समझ में आया, मतलब ऐसा ऐसा कुछ मत परेशान होइएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहानी मैंने आपको सारी बता दी है, मैप्स के थ्रू मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, तो बस अब आप प्लीज उसको फॉलो करिएगा और बस जो नोट्स लिखे हैं उसको आप नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।